नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का बायोमित्रा मनी जानी यूट्यूब चैनल पर। आज अपन साइकोलॉजी की दूसरी क्लास लेके आए हैं। पहली क्लास में हमने मनोविज्ञान का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में पढ़ा और बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्लास वो थी। अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो ज़रूर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो क्लास आप देखिए, क्योंकि 2 से 3 सवाल आपके वहां से फंसेंगे। ठीक है, आज हम दूसरी क्लास लेके आए हैं और ये क्लास भी उतनी ही या उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है सीडीपी, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट या बाल विकास जिसको अपन कहते हैं। बाल विकास जिसको पहले बाल मनोविज्ञान कहते थे, वर्तमान में इसको बाल विकास कहते हैं। तो ये जो बाल विकास टॉपिक है इससे भी खूब भर भर के सवाल आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं। यानी कि ये जो क्लास है बाल विकास की, ये पहली क्लास है और एक क्लास अपन और बाल विकास की लेंगे और इन 2 लेक्चर्स के अंदर अपन बाल विकास को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक ही घंटे के अमूमन अपन लेक्चर लेंगे जिसके अंदर बाल विकास को कंप्लीट करेंगे। तो अगर मैं बाल विकास आपको करवा दूं सामान्य परिचय होगी तो 3 क्लासें मिला के आपको लगभग इन 3 क्लासों से ये मान के चलिए कि 5 से 6 सवाल 7 तक सवाल आपको इन 2 से मिल सकते हैं। और उसके बाद में एक टॉपिक लगता है अधिगम लर्निंग, उससे भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको अधिगम भी पढ़ा दूं। ठीक है, पूरी साइकोलॉजी अगर नहीं पढ़ा पाऊँ तो अधिगम तक मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। अभी आज की क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, बाल विकास पढ़ने वाले हैं और एक क्लास इसकी और आएगी तो वो भी आप जरूर देखना। ठीक है, और एक मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए बहुत सारी चीजें मैं करने वाला हूँ इस चैनल पे। जो भी विद्यार्थी जो लेब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, आप मान के चलिए कि ये चैनल आपके लिए पूरे राजस्थान में नंबर 1 और सबसे सुविधादायक, सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करने वाला चैनल रहेगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ एग्जाम तक और एग्जाम के बाद भी। और आपको ये चैनल कभी भी किसी भी प्रकार की आपको दुविधा हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे बिंदास पूछ सकते हैं, हमेशा मैं आपके साथ रहूंगा। तो इतना सा निवेदन रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सभी लोगों से ये मेरा निवेदन है, अब करना न करना आपके हाथ में है। चलो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास का मतलब क्या है? सबसे पहले ये एक मनोविज्ञान की शाखा है, यानी कि मनोविज्ञान एक पूरा सब्जेक्ट है। उस मनोविज्ञान की भी अलग अलग शाखाएं होती हैं, जिसमें एक जो शाखा है उसको अपन बाल मनोविज्ञान कहते हैं। यानी कि जब हमने बाल जो मनोविज्ञान है उसका सामान्य परिचय यानी कि पहला लेक्चर जो देखा उसमें हमने मनोविज्ञान की शाखाएं पढ़ी। तो उसमें बहुत सारी मनोविज्ञान की शाखा थी, जिसमें बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, प्रायोगिक मनोविज्ञान, निदानात्मक या उपचारात्मक मनोविज्ञान, यानी बहुत सारी उसकी ब्रांचेस हैं। उसमें बाल मनोविज्ञान भी उसकी क्या है, एक शाखा है। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें अपन किसी भी व्यक्ति के विकास का अध्ययन करते हैं। किसी भी व्यक्ति के विकास का अध्ययन करते हैं, यानी कि परिभाषा कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। बाल विकास में अपन किसी भी व्यक्ति के विकास का अध्ययन करते हैं। अब उस व्यक्ति की किस से किस अवस्था तक विकास का अध्ययन करते हैं वो अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग बताते हैं। जैसे कि जब अपन बाल विकास की परिभाषाएं देखेंगे तो कुछ मनोवैज्ञानिकों का जो कहना है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग बातें कहते हैं, तो वो अपन उस समय देखेंगे। लेकिन एक सामान्य परिभाषा हमें ये समझ में आती है कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसी व्यक्ति के विकास का अध्ययन करते हैं। और वर्तमान में जो बाल मनोविज्ञान है उसको बाल विकास के नाम से हम जानते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। तो अब अपन जो पहले चीजें पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान से संबंधित कुछ फैक्ट हम देखेंगे बाल विकास से संबंधित। फिर बाल विकास की परिभाषाएं कौन सी है, जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है सीधे आपके एग्जाम में आ जाएगी, तो वो अपन देखेंगे। उसके बाद अपन नेक्स्ट जो है अभिवृद्धि एवं विकास जो है उसके अंदर बहुत अच्छे से अंतर करके पढ़ेंगे, वो भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई है उनको आप देखेंगे। 18वीं शताब्दी के अंदर सर्वप्रथम पेस्ट्रोलॉजी ने बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। यानी कि सीधा सीधा सवाल यहाँ से ये छपेगा कि सर्वप्रथम जो बाल विकास है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, सीडीपी है, उसका वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने दिया और कब दिया। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में पेस्ट्रोलॉजी नाम की जो मनोवैज्ञानिक है वो सबसे पहले बाल विकास का मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत करते हैं। इतनी बात याद रख लोगे। अब 18वीं शताब्दी के बाद 19वीं शताब्दी में अमेरिका के अंदर एक बाल अध्ययन आंदोलन चलाया गया। 19वीं शताब्दी में अमेरिका के अंदर बाल अध्ययन आंदोलन चलाया गया और किसके द्वारा चलाया गया, स्टैनली हॉल के द्वारा। तो सेकंड यही चीज लिखी हुई है कि
19वीं शताब्दी में स्टैनली होल के द्वारा अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चलाया गया। ठीक है, अब इन्होंने यानी कि स्टैनली होल ने जो बाल विकास का अध्ययन है उनके लिए इन्होंने प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया। तो ये चीज भी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि 19वीं शताब्दी में सबसे पहले जो है 19वीं शताब्दी के अंदर बाल अध्ययन आंदोलन चलाया गया अमेरिका में स्टैनली होल के द्वारा, और इन्होंने जो है वो बाल विकास के अध्ययन हेतु प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया। ठीक है, फिर तीसरा जो फैक्ट आता है कि बाल गृह की स्थापना कब की गई। प्रथम बाल गृह की स्थापना कब की गई, तो 1857 में न्यूयॉर्क के अंदर की गई। बाल गृह क्या होते हैं आपको पता है, जो अपराधी किस्म के बच्चे होते हैं या जो बालक होते हैं उनको सुधारने के लिए अलग से एक आवास बनाया जाता है, जैसे कि बड़ों के लिए जेल होती है, तो उसी प्रकार जो छोटे बच्चे अगर कोई आपराधिक कृत्य करते हैं तो उनको सुधारने के लिए बाल गृह की स्थापना की गई है, जो कि वर्तमान में हर बड़े शहर में मिल जाएगी आपको। लेकिन सबसे पहले जो बाल गृह की स्थापना की गई वो 1857 में न्यूयॉर्क के अंदर की गई। तो तीन फैक्ट है, तीनों आपके दिमाग में होने चाहिए, बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं। सबसे पहले 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण दिया, याद हो जाएगी। फिर 19वीं शताब्दी के अंदर अमेरिका में स्टैनली होल बाल अध्ययन आंदोलन चलाते हैं, और इसने इस आंदोलन के अंदर ये जो बालकों के विकास के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं वो प्रश्नावली विधि का प्रयोग करते हैं। फिर तीसरा फैक्ट है कि प्रथम जो बाल गृह है उसकी स्थापना 1857 में न्यूयॉर्क के अंदर की गई। ये तीन फैक्ट आपको दिमाग में रखनी है। फिर चौथी चीज आती है बाल विकास की परिभाषाएं, ये आपको ध्यान में रखनी है। तीन परिभाषा मैंने आपके सामने लिखी है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और मेरा ये मानना है कि अगर बाल विकास से आपको परिभाषा पूछेंगे तो ये तीन वैज्ञानिक आपको दिखेंगे 99.99%। ठीक है, अब यहाँ पे परिभाषा क्या है देखो। बर्क कहते हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व से यानी कि जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि बर्क का मानना है कि बाल विकास में एक व्यक्ति के, एक बालक के जन्म पूर्व अवस्था से, जन्म पूर्व अवस्था मतलब जब वो गर्भावस्था के अंदर होता है उस समय से लेकर के परिपक्व अवस्था तक उसके जितने भी परिवर्तन होते हैं उन सभी का अध्ययन बाल विकास में किया जाता है। तो ये किसका मानना है, बर्क का। फिर आते हैं क्रो एवं क्रो, ये कहते हैं कि गर्भावस्था से। अब ध्यान से समझना, जो जन्म पूर्व अवस्था होती है या गर्भावस्था होती है वो एक ही चीज है। जन्म से पहले की अवस्था कौन सी होती है, गर्भावस्था होती है। ठीक है, तो जन्म पूर्व अवस्था या गर्भावस्था से किशोरावस्था तक व्यक्ति के विकास का अध्ययन। अब यहाँ पे डिफरेंस आपको समझना है कि बर्क तो कहते हैं कि गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक जो है अध्ययन हम इसमें करेंगे, लेकिन क्रो एवं क्रो कहते हैं कि परिपक्व अवस्था तक नहीं करेंगे, केवल किशोरावस्था तक अध्ययन करेंगे। फिर आते हैं जेम्स ड्रेवर, ये कहते हैं कि जन्म से परिपक्व अवस्था तक व्यक्ति के विकास का अध्ययन क्या है, बाल विकास है। यानी कि इन तीनों के अंदर अंतर समझना, परिभाषा आपको रटनी नहीं है, बस थोड़ा सा अगर आपने इसको अंतर समझ के दिमाग में रख लिया तो बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगी। कैसे अंतर समझ रहे हैं, बर्क कहते हैं कि जन्म पूर्व से परिपक्व अवस्था तक, यानी कि पूरा जो उसका मनुष्य का जितने भी कर्म आते हैं उस सब का अध्ययन इसमें किया जाता है, जन्म पूर्व यानी कि गर्भावस्था से लेकर के परिपक्व अवस्था तक। ठीक है, फिर क्रो एवं क्रो क्या कहते हैं भाई साहब, क्रो एवं क्रो कहते हैं कि जन्म पूर्व से या गर्भावस्था से, एक ही बात है, जन्म पूर्व से किशोरावस्था तक का जो अध्ययन होता है विकास का वही बाल विकास में आता है। ठीक है, तो ये तो परिपक्व अवस्था तक जाते हैं, ये किशोरावस्था तक। फिर आते हैं जेम्स ड्रेवर, जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं कि परिपक्व अवस्था तक तो अध्ययन करेंगे लेकिन जन्म पूर्व अवस्था से नहीं, जन्म के बाद, है ना, गर्भावस्था यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड नहीं किया कि ये जन्म के बाद से लेकर के परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन है। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे, सिंपल सी बात है, पहले आप किसको याद रखना है, बर्क एवं जेम्स ड्रेवर को रख लेना। कैसे याद रखोगे, बर्क कहते हैं कि जन्म पूर्व से परिपक्व अवस्था तक, बर्क क्या कहते हैं, जन्म पूर्व या गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक। जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं, जन्म से परिपक्व अवस्था तक। दोनों में डिफरेंस है, एक जन्म पूर्व है, एक जन्म। ठीक है, फिर क्रो एवं क्रो कैसे याद रखोगे, क्रो एवं क्रो कैसे मतलब क्या इसमें आ रहा है, क्रो एवं क्रो में क्या आ रहा है और ये कहां तक जा रहा है, किशोरावस्था तक जा रहा है। तो इससे आपको ये याद हो जाएगा कि ये किशोरावस्था तक और जन्म पूर्व अवस्था से। ठीक है, तो परिभाषा याद आपको इस प्रकार आप रखोगे तो दिमाग में आपकी आ जाएगी एग्जाम में कहीं ना कहीं, क्योंकि अपने क्या होता है ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आते हैं उसमें अपन थोड़ा सा भी इसको याद रख लेंगे तो अपने दिमाग में वो क्लिक कर जाएगा। तो इन चीजों को आप लिख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, जो भी आपको करना है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो अब अपन देखते हैं अभिवृद्धि एवं विकास। ठीक है, दो शब्द आ रहे हैं, अभिवृद्धि एवं विकास यानी कि ग्रोथ एवं डेवलपमेंट। ठीक है, अभिवृद्धि और विकास को अपन अंतर करके समझेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से अपन को पूरा समझ में आए। और जितने मैंने यहाँ पे अंतर लिखे हैं
आपको इससे अभिवृद्धि और विकास का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अभिवृद्धि यानी कि जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ, वृद्धि होना, वही अभिवृद्धि है, वही वृद्धि है। और विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। ठीक है, दोनों के अंदर एक एक करके अपन अंतर देखते हैं। सबसे पहले अभिवृद्धि जो है इसका स्वरूप बाह्य होता है। अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, कहने का मतलब जो वृद्धि होती है वो हमारे शरीर के बाहर से दिखती है। वृद्धि जो होती है वो हमारे शरीर के बाहर से दिखाई देती है, जबकि विकास आंतरिक होता है। विकास हमारे अंदर होता है, हमें नहीं पता चलता कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ। तो यही चीज यहाँ पे दूसरे शब्द में भी लिखी हुई है, जैसे कि इसको सीधे मापा जा सकता है, यानी कि आपके अगर भार में बढ़ोतरी हुई है या भार के अंदर कमी हुई है तो आप उसका मापन कर सकते हैं। आपके सर का आकार बढ़ा है, आपके हाथों की लंबाई बढ़ी है, आपके शरीर की लंबाई बढ़ी है, यानी कि अभिवृद्धि को आप सीधे तौर पे माप सकते हैं। इसका स्वरूप बाह्य होता है, जो बाहर से दिखाई पड़ती है। लेकिन जो विकास होता है ये आंतरिक होता है, इंटरनल होता है। इसका आप सीधे मापन संभव नहीं है, आप सीधे इसको माप नहीं सकते। समझ गए मेरी बात को? तो ये दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो अपन समझ रहे हैं बेसिक से। फिर ये कहता है कि अभिवृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, यानी कि आपके अंदर जो वृद्धि हो रही है वो एक निश्चित स्टेज तक होगी। एक ऐसा समय आएगा जिसके बाद आपके अंदर वृद्धि नहीं होगी। तो एक निश्चित समय तक वृद्धि होती है, पूरे जीवन नहीं चलती। लेकिन विकास जो है वो संपूर्ण जीवन चलता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। आपके अंदर विकास डेवलपमेंट होता ही रहता है। समझ गए बात को? तो ये इसके अंदर अंतर है। फिर अपन बात करें तो इसमें अभिवृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता, कोई क्रम नहीं होता है, कोई निश्चित दिशा नहीं होती, इसका कोई लक्ष्य नहीं होता। जबकि विकास के अंदर एक निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित दिशा होती है और इसका कुछ लक्ष्य होता है। ये चीजें आपको समझनी है। फिर आपको देखना है कि अभिवृद्धि जो है इसमें जो परिवर्तन होंगे वो रचनात्मक होंगे और विवृद्धि सूचक होंगे। अभिवृद्धि में रचनात्मक एवं विवृद्धि सूचक परिवर्तन होते हैं, जबकि विकास के अंदर विनाशात्मक भी होंगे, रचनात्मक भी होंगे। दोनों प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे केवल रचनात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जबकि विकास में रचनात्मक परिवर्तन भी मिलेंगे और विनाशात्मक परिवर्तन भी मिलेंगे। यहाँ पे विवृद्धि सूचक परिवर्तन होते हैं, यहाँ पे विवृद्धि सूचक भी मिलेंगे, हास सूचक भी मिलेंगे। कहने का मतलब है यहाँ पे रचनात्मक और विवृद्धि सूचक, जबकि यहाँ पे दोनों प्रकार के रचनात्मक, विनाशात्मक, विवृद्धि सूचक, हास सूचक। समझ गए? फिर यहाँ पे कहा गया है कि जो वृद्धि है इसका प्रयोग एक संकुचित अर्थ में होता है। वृद्धि का मतलब केवल वृद्धि है, एक संकुचित अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि विकास का प्रयोग एक व्यापक अर्थ में किया जाता है। यानी कि वृद्धि भी एक तरीके से विकास के अंदर आ गई। यानी कि विकास के अंदर आपका शारीरिक विकास, आपका मानसिक विकास, आपका सामाजिक विकास, आपका सांस्कृतिक विकास, ये सारी चीजें विकास के अंदर इंक्लूड है। यानी कि इसका एक व्यापक अर्थ है, एक बड़ी परिभाषा अपन कह सकते हैं, बड़ा एरिया को ये कवर करता है। कौन? विकास, डेवलपमेंट। समझ गए? तो अंतर करके आपको समझना है। एक बार फिर से सुन लो, अभिवृद्धि क्या होती है? अभिवृद्धि जो है इसका स्वरूप बाह्य होता है, ये बाहर से दिखाई पड़ती है, इसका सीधे तरीके से मापन आप कर सकते हैं। जबकि विकास एक आंतरिक स्वरूप होता है, इसका सीधे तरीके से मापन संभव नहीं। अभिवृद्धि जो है इसका न तो कोई निश्चित क्रम होता है, न कोई निश्चित दिशा होती है, न इसका कोई लक्ष्य होता है। जबकि विकास के अंदर एक निश्चित दिशा, निश्चित क्रम और निश्चित लक्ष्य होता है। समझ गए? फिर अपन बात करें अभिवृद्धि एवं विकास की, तो अभिवृद्धि में विनाशात्मक परिवर्तन अभिवृद्धि में रचनात्मक और विवृद्धि सूचक परिवर्तन होते हैं। जबकि इसमें दोनों प्रकार के रचनात्मक और विनाशात्मक, विवृद्धि सूचक व हास सूचक, दोनों प्रकार के परिवर्तन देखने को यहाँ पे मिलते हैं। अभिवृद्धि का सीधा सा मतलब ये समझिए कि अभिवृद्धि एक संकुचित अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जबकि विकास का प्रयोग एक व्यापक अर्थ में किया जाता है। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है, जैसे कि अपन बात करें, हाँ, अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, उसके बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो ये वृद्धि और विकास के अंदर अंतर है जो आपके दिमाग में आपको रखना है। ठीक है? फैक्ट वाले सवाल बनेंगे सीधे से। अगर आपको ये फैक्ट है याद है तो आप कर लोगे सवाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखेंगे कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। समझ गए? यानी कि एक व्यक्ति का, एक बालक का जब विकास होता है तो उस विकास के क्रम में ऐसे कौन कौन से बीच में कारक आते हैं, कौन कौन से फैक्टर आते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं।
तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वंशानुक्रम संबंधी कारक, यानी कि उसके जैविक कारक जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो, और दूसरे होते हैं इसके अंदर वातावरणीय कारक, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। भाई आप खुद सोचिए, एक व्यक्ति का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, तो उनको मुख्यतः दो प्रकार के कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। एक उसके जैविक कारक या वंशानुक्रम संबंधी कारक या आनुवंशिकी संबंधी कारक, और दूसरे कौन से हो जाएंगे, वातावरणीय कारक। अब इनको अपन एक एक करके धीरे धीरे सारी चीजें समझेंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लाइटिंग का स्पॉट, लेकिन कोई बात नहीं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब अपन एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जैविक संबंधी कारक, तो जैविक संबंधी कारक कौन कौन से हो जाएंगे, एक उसकी शारीरिक रचना, एक उसकी अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां, स्नायु मंडल यानी कि नर्वस सिस्टम, और बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। ये सारे के सारे जैविक कारक है जो कहीं ना कहीं एक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। अपन एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले शारीरिक रचना, यानी कि उस व्यक्ति की, उस बालक की शारीरिक रचना कैसी है, शारीरिक रूप से उसकी बनावट कैसी है। यानी कि कोई व्यक्ति जितना ज्यादा आकर्षक है दिखने में, जितना ज्यादा सुंदर है, और उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है उसका जितना ज्यादा अच्छा होगा, वो व्यक्ति विकास में उतना ही तीव्र गति से बढ़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर के कहने की बात यह है कि व्यक्ति दिखने में जितना ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, दिखने में जितना ज्यादा सुंदर होगा, आकर्षक होगा, उसके विकास का जो गति है वो उतनी ही तेज होगी, क्योंकि वो अपने आप में कॉन्फिडेंस होता है। एक व्यक्ति जो दिखने में थोड़ा सा भद्दा अपन कह सकते हैं, शकल सूरत थोड़ी सी उसकी जो घटिया है, तो फिर वो व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को इस बात से पीछे रख लेता है, वो अपने आप में कभी कॉन्फिडेंस ला ही नहीं पाता। तो शारीरिक रचना विकास को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में प्रभावित करती है। ठीक है, तो शारीरिक रचना का मतलब व्यक्ति की बनावट कैसी है, बालक की बनावट कैसी है, वो दिखने में कैसा है, वो शारीरिक रचना आ जाएगी। फिर आती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। दूसरा जो जैविक कारक विकास को प्रभावित करता है वो आता है अंतःस्रावी ग्रंथियां, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यानी कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, उससे कुछ विशेष प्रकार के रसायन स्रावित होते हैं जिनको अपन हार्मोन्स कहते हैं, और यही हार्मोन्स हमारे शरीर की संपूर्ण गतिविधियों का नियंत्रण करते हैं। यानी कि ये हार्मोन्स जो है, ये अगर संतुलित मात्रा में स्रावित होते हैं, बैलेंस्ड कंडीशन में स्रावित होते हैं, तो हमारा विकास बहुत तेजी से होगा, किसी भी बालक का विकास बहुत तेजी से होगा। लेकिन अगर इनकी मात्रा थोड़ी सी ज्यादा या थोड़ी सी कम भी होगी, तो ये हमारे विकास को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो रसायन स्रावित होते हैं, उनका भी सबसे बड़ा योगदान विकास में होता है। समझ गए। तीसरा जो फैक्टर आता है स्नायु मंडल, यानी कि नर्वस सिस्टम। आपका जो ब्रेन है वो अगर सबसे बढ़िया है, वो अगर सबसे ज्यादा विकसित है, तो सारी की सारी जो मानसिक क्रियाएं हैं वो कौन हैंडल करता है, आपका नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन करता है। तो जितना ज्यादा ये अच्छा होगा, जितना ज्यादा ये विकसित होगा, मानसिक क्रियाएं उतनी ही सुचारू रूप से चलेगी। तो ये ब्रेन का। और चौथा है बुद्धि, इंटेलिजेंस, यानी कि आपके अंदर आपका जो बुद्धि का लेवल क्या है, आप प्रखर बुद्धि वाले हैं, आप सामान्य बुद्धि वाले हैं, आप जो है वो मंद बुद्धि वाले हैं। ये सारी चीजें भी विकास को प्रभावित करती हैं। यानी कि जो व्यक्ति प्रखर बुद्धि वाला होगा उसका डेवलपमेंट, उसका विकास बहुत ज्यादा होगा, शीघ्र होगा, जबकि मंद बुद्धि वाले के अंदर जो है वो विकास बहुत धीमी गति से होगा, सामान्य बुद्धि वाले में विकास एक सामान्य गति से होगा। तो ये कुल मिलाकर के सारे जैविक कारक हैं जिसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी फैक्टर बता दूं जिसमें अपना हाथ है, नहीं। सारे के सारे जो फैक्टर हैं ये जैविक कारक हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। चाहे वो व्यक्ति की शारीरिक बनावट हो, वो भी भगवान ने दी है, अपन कुछ नहीं कर सकते। चाहे वो अंतःस्रावी ग्रंथियां हो, यानी कि उनके द्वारा स्रावित रसायन हो जो शरीर के अंदर सभी गतिविधियों का नियंत्रण करते हैं, तो उसमें भी अपन कुछ नहीं कर सकते। चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो इंटेलिजेंस बुद्धि की बात हो, ये सारे के सारे जैविक कारक हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। फिर अपन बात करें वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक जो होते हैं इनके अंदर कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं पारिवारिक कारण, यानी कि परिवार से संबंधित कुछ ऐसे कारक हैं जो हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसे कौन से कारक हैं, ध्यान से सुनिए। परिवार से संबंधित कारक, जैसे कि अगर मैं बात करूं, परिवार के अंदर एक बच्चा है और माता पिता के दो बच्चे हैं, तो सबसे पहले उन दो बच्चों के अंदर जो है पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना माता पिता के द्वारा, एक बच्चे को अधिक जो है स्नेह देना, एक बच्चे को अधिक प्रायोरिटी देना, दूसरे को जो है वो इग्नोर करना, तो ये भी उस बालक के विकास को प्रभावित करेगा। वो बालक अपने आप को कहीं ना कहीं क्या कर लेगा, कुसमायोजित कर लेगा। वो बालक जो है वो अपने आप को कहीं ना कहीं उस बच्चे से अलग मानने लग जाएगा और उसका विकास भी मंद हो जाएगा या विकास को ये प्रभावित करेगा। यानी कि बालक के साथ
माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, ये भी एक पारिवारिक कारण है। दूसरा जो कारण हो सकता है कि उनके जो माता पिता हैं उनके अंदर असंतोषजनक वैवाहिक जीवन, यानी कि माता पिता में लगातार डेली जो है रोजाना क्या हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं उस बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। दूसरी बात, उस बालक का जन्म में कौन सा स्थान है, यानी कि अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो वो पहले जन्मा, मध्य, बीच या लास्ट में कहाँ पे जन्मा, ये भी उसको प्रभावित करता है, ठीक है? क्योंकि सबकी अलग-अलग स्थिति होती है कि परिवार के अंदर उसके हिसाब से जो है वो विकास को ये प्रभावित करता है कि बालक का परिवार में जन्म स्थान कौन-सा है, उस बालक का पोषण कैसा है ना? परिवार के अंदर जो है पोषण किस प्रकार का मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें पारिवारिक कारणों के अंदर, तो बालक का जो है वो माता-पिता द्वारा अत्यधिक स्नेह करना, है ना? बहुत ज़्यादा अगर बच्चे से माता-पिता स्नेह करेंगे, तो भी वो कहीं न कहीं विकास को प्रभावित करेगा उस बच्चे में। फिर अपन बात करें तो माता-पिता के द्वारा जो है वो अपने सपनों को उनके ऊपर थोपना, ज़बरदस्ती जो है उनके ऊपर दबाव बनाना, ये भी उनको कहीं न कहीं प्रभावित करता है। तो ये सारे के सारे जो पारिवारिक कारक हैं, ये आपको मैंने समझा दिया कि माता-पिता का जो है बच्चे के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, बच्चे का जो परिवार में जन्म स्थान कौन-सा है, बच्चे का पोषण कैसे मिल रहा है, बच्चे के साथ जो अपन कह सकते हैं उसका माता-पिता का असंतोषजनक वैवाहिक जीवन कैसा है, तो ये सारी सारी चीजें जो है वो पारिवारिक कारण में आती है। फिर अपन बात करें विधालय कारक। विधालय कारक में अगर हम बात करें तो विधालय के अंदर उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो उसके विकास को प्रभावित करती हैं। जैसे कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसको दोषपूर्ण शिक्षण विद्या, यानी कि ऐसी शिक्षण विधियों से पढ़ाना जो उसके समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर कोई चीज उसको समझ में नहीं आ रही है तो सिंपल सी बात है, उसका विकास अवरुद्ध होगा। यानी कि दोषपूर्ण शिक्षण विधियों का अगर प्रयोग किया जा रहा है विद्यालय के अंदर, तो वो विकास को यहाँ पे क्या करता है, प्रभावित करता है। या फिर उसको अनुचित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना, है ना? मान लो बालक की अवस्था कुछ है और उसका किस अवस्था का जो है सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, तो ये भी उसके विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि दोनों में मैच करना बहुत आवश्यक होता है। जो अवस्था है उसी अवस्था के अनुसार अगर उसको पाठ्यक्रम दिया जाएगा तो वो चीजों को समझेगा, अन्यथा अगर उससे कम की दी जाएगी तो भी विकास अवरुद्ध होगा, विकास धीमी गति से होगा, और उससे ज्यादा भी देगी तो वो उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? या फिर विद्यालय के अंदर जो है पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है, तो वो भी विद्यालय का संबंध एक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है। या अध्यापकों द्वारा कक्षा कक्ष में उस बालक को जो है वो सबके सामने बेइज्जत करना, उसकी खुली निंदा करना, तो ये भी उसके बच्चे की जो है वो कहीं न कहीं मोरल को डाउन करता है और उसके विकास को प्रभावित करता है। ये सारे के सारे विधालय कारक हैं। फिर अपन बात करें सामाजिक कारक, उसके आस-पास का जो आस-पड़ोस है, वो कैसा है, उसके जो रिश्तेदार तो नहीं, अपन कह सकते हैं जो पड़ोसी हैं वो कैसे हैं, तो ये सारे जो है वो क्या हो जाएंगे, सामाजिक कारक हो जाएंगे। फिर सांस्कृतिक कारक में उसकी समाज के अंदर जो संस्कृतियां हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो रूढ़ियां हैं, जो प्रथा हैं, वो किस प्रकार की हैं, वो भी कहीं न कहीं बच्चा उनसे सीखता है और उनसे भी उसके विकास को प्रभावित वो होता है, ठीक है? तो ये सारे के सारे कारक हैं जो आपको समझने हैं। मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट बता दिए, बाकी आपको अपने हिसाब से इनको देख लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे ये हमने क्या समझा, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हमने देखे कि भाई एक तो जैविक या वंशानुक्रम संबंधी कारक होंगे और एक वातावरणीय कारक होंगे। फिर जैविक कारक कौन से हैं और वातावरणीय कारक कौन से हैं, इनको आप नोट कर लो। फिर अगर अगला जो स्टेप है हमारा क्या है कि विकास के क्रम में होने वाले परिवर्तन। विकास के क्रम में होने वाले परिवर्तन, यानी कि एक बालक का जब विकास होता है तो उस विकास के क्रम में बीच में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। जब विकास हो रहा होता है तो उस विकास के क्रम में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तो 4 परिवर्तन आपको ध्यान में रखना है। एक उसके आकार में परिवर्तन आता है। आकार में परिवर्तन आने का मतलब जब बालक का विकास होता है तो उसके शरीर की वृद्धि होती है, यानी कि उसके वजन बढ़ता है, उसके हृदय का भार बढ़ता है, उसके अंदर सारी चीजों के अंदर क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, उसके आकार में परिवर्तन होता है। और यहाँ पे केवल शारीरिक आकार में ही परिवर्तन नहीं होता, उसके मानसिक आकार में भी परिवर्तन होता है। मानसिक आकार में परिवर्तन होने का मतलब जब बच्चा छोटा होता है तो उसके पास गिने चुने 5, 10 या 15 शब्द होंगे। जैसे जैसे बड़ा होता है उसके पास में शब्दों का भंडार बढ़ता जाता है, उसकी तर्क क्षमता बढ़ जाती है, उसकी स्मरण शक्ति, याद करने की शक्ति बढ़ जाती है। यानी कि एक दूसरी क्लास का बच्चा है वो जो चीजें याद कर पाता है वो बहुत कम होती है, और एक छठी क्लास का बच्चा है तो वो उसकी तुलना में कई गुना ज्यादा चीजें याद कर पाता है, उनको याद रखने में सक्षम होता है। तो यानी कि इस आकार में परिवर्तन का मतलब उसके शारीरिक आकार और मानसिक दोनों प्रकार के आकार में परिवर्तन होता है। शारीरिक आकार में अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर जो है वो हाथों की लंबाई में बढ़ोतरी, पैरों की लंबाई में बढ़ोतरी, हृदय का जो है भार बढ़ना, मस्तिष्क का जो है भार बढ़ना, ये सारी चीजें जो है वो क्या हो जाएगी, शारीरिक आकार परिवर्तन। और मानसिक आकार परिवर्तन उसके जो है वो शब्द कोश का जो है वो वृद्धि होना, स्मरण शक्ति का बढ़ना, तर्क क्षमता का बढ़ना, ये उसके मानसिक विकास के अंदर जो है वो परिवर्तन होते हैं। तो
आकार में परिवर्तन आप समझ गए। दूसरी चीज आती है अनुपात में परिवर्तन, यानी कि जब उसका विकास होता है तो यहाँ पे सारी चीजें एक समान नहीं बढ़ती। कहने का मतलब होता है जब शुरुआत में जब छोटा बच्चा होता है ना तो उसके मस्तिष्क का वृद्धि बहुत ज्यादा होती है बाकी शरीर की तुलना में। समझना इस चीज को, जब बच्चा छोटा होता है तो उस समय उसके विकास के दौरान मस्तिष्क की वृद्धि बहुत ज्यादा होती है बाकी के शरीर की तुलना में। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है मस्तिष्क की वृद्धि कम होती है और संपूर्ण शरीर का विकास मतलब ज्यादा होता है। तो यानी कि पहले मस्तिष्क ज्यादा बढ़ता है, शरीर कम बढ़ता है। बाद में क्या होता है, मस्तिष्क की वृद्धि कम होती है, शरीर का जो भार है वो ज्यादा बढ़ता है। यानी कि अनुपात के अंदर भी क्या होता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। ये भी क्या होता है, एक विकास के क्रम में होने वाला परिवर्तन है। अगली हम बात करें तो पुरानी आकृतियों का लोप हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे विकास होता है उसके अंदर कुछ पुरानी आकृतियां हैं वो क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी और कुछ नवीन आकृतियों की प्राप्ति हो जाएगी, कुछ नवीन आकृतियों की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे अपन एग्जांपल बात करें, कोई छोटा बच्चा है तो उसके अंदर जैसे जैसे विकास होगा, जैसे जैसे वो बड़ा होगा, उसके अंदर जो पुराने दांत हैं यानी कि जो दूध के दांत है, जो पहले वाले दांत हैं, वो दांत क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे और उसके अंदर क्या हो जाएंगे, नए दांत यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर जो है क्या होती है, जैसे जैसे वो बड़ा होगा और बुढ़ापे की अवस्था में आएगा, वृद्धावस्था तक जाएगा, तो उसके अंदर हमारे शरीर के अंदर जो थाइमस ग्रंथि है, जो पीनियल ग्रंथि है, वो क्या हो जाएगी, छोटी होती जाएगी, उसका क्या हो जाएगा, ह्रास होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ये समझ सकते हैं कि पुरानी आकृतियां कुछ जो है वो विलुप्त होती जाएगी और नवीन आकृतियों की यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्राप्ति होती जाएगी। यानी कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसके अंदर जो है वो दाढ़ी नीचे आने लगेगी, तो ये क्या है, एक नवीन आकृति की प्राप्ति है। उसके अंदर दांत गिरना, ये क्या है, पुरानी आकृति का लोप है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी है अभी तक के लिए। एक तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक, दो प्रकार के जैविक और वातावरणीय कारक, फिर इसके अंदर ये अलग अलग जैविक और वातावरणीय कारक हो जाएंगे। इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिमाग में रखना है। फिर विकास के क्रम में होने वाले परिवर्तन कौन से हैं, तो आकार में, अनुपात में परिवर्तन, पुरानी आकृति का लोप होना और नवीन आकृतियों की प्राप्ति होनी। फिर इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको रखनी है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ बातें अपन और पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपन पढ़ेंगे परिपक्वता एवं अधिगम। जैसे हमने अभिवृद्धि एवं विकास पढ़ा, वैसे ही परिपक्वता एवं अधिगम से संबंधित कुछ बातें देखें। तो परिपक्वता एवं अधिगम जो है, सबसे पहले तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि परिपक्वता का संबंध वंशानुक्रम से है और अधिगम का संबंध वातावरण से है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको भूलना नहीं है। परिपक्वता का संबंध किससे है, वंशानुक्रम से, जबकि अधिगम का संबंध वातावरण से है। फिर यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना कि जो परिपक्वता शब्द है, मैच्योरिटी जो वर्ड है, ये सबसे पहले किसने दिया, तो अर्नोल्ड गेसेल नाम के एक मनोवैज्ञानिक है। इनका नाम याद रखना। सबसे पहले इन्होंने जो है वो परिपक्वता शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, अर्नोल्ड गेसेल, याद रख लोगे, अर्नोल्ड गेसेल ने सबसे पहले परिपक्वता शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, उसके बाद में परिपक्वता का संबंध वंशानुक्रम से और अधिगम का संबंध, सॉरी, परिपक्वता एवं अधिगम का संबंध जो है वो वातावरण से। फिर एक चीज याद रखना कि परिपक्वता पर तो अधिगम का प्रभाव नहीं पड़ता है ना, परिपक्वता पर अधिगम का प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है। तो इस लाइन को आप याद रखोगे कि परिपक्वता पर अधिगम का प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विकास के नियम। क्या है, विकास के नियम। पीछे से पसीने की धार जा रही है, फील कर रहा हूं, क्योंकि गर्मी है, अभी 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और कमरे में न पंखा है, मतलब पंखा है लेकिन चल नहीं रहा है, क्योंकि चलेगा तो आवाज आएगी इसमें सर, और कूलर चलेगा तो भी आवाज आएगी। कूलर नहीं है तो एसी कहाँ से होगी। ठीक है, तो पीछे से वो धार जा रही है ऐसे ठंडी ठंडी, बहुत अच्छी लग रही है। अब विकास के नियम, विकास के नियम के आपको समझने हैं कि विकास के क्या नियम है, यानी कि डेवलपमेंट जो होता है, विकास होता है, उनके कौन कौन से नियम है। एक एक करके मैंने पॉइंट आपको सारे लिख दिए, अब इनको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, तो आप अपने हिसाब से लिख लेना, बाकी या फिर आपके पास बुक है तो उसे समझ लेना। ठीक है, अब देखो पहले अपन पॉइंट समझ लेते हैं कि विकास के नियम कौन कौन से। निरंतरता का नियम, असमान दर, व्यक्तिगत अंतर का नियम, एकीकरण का नियम, विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, विकास लंबवत में होकर के वर्तुलाकार होता है, विकास क्रम की एक रूपता, प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। फिर विकास की दिशा के नियम अपन पढ़ेंगे, जिसकी व्याख्या कुपुष्पान्मुखी, दो प्रकार के नियम, मस्तकाधोमुखी, निकट दूर। ठीक है, समझ गए, एक करके समझे अपन। सबसे पहले आता है निरंतरता का नियम। सिंपल सी बात है, निरंतरता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस, यानी कि विकास निरंतर होता रहता है।
विकास आपकी जन्म पूर्व से, जब आप मां के गर्भ में हैं वहां से लेकर के जब तक आप मरोगे तब तक आपके अंदर विकास की प्रक्रिया लगातार संपादित होती रहेगी। बस इसे कहते हैं निरंतरता का नियम। समझ गए? निरंतरता का नियम यानी कि विकास कंटिन्यूअस होता रहता है आपकी गर्भावस्था से लेकर के परिपक्व अवस्था तक, वृद्धावस्था तक। दूसरी चीज आती है असमान दर। असमान दर का मतलब होता है कि जो विकास होता है उसकी दर अलग अलग होती है। विकास चलता जीवन पर्यंत है, ये चीज हमने पीछे भी पढ़ी, अभिवृद्धि और विकास जो पढ़ा कि विकास जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन उसकी दर अलग अलग होती है। यानी कि जैसे आपकी बाल्य अवस्था में विकास तीव्र गति से होगा, फिर कुछ वर्षों तक ये धीमे पड़ जाएगा, फिर वापस किशोरावस्था के अंदर ये तीव्र गति से होगा, फिर वृद्धावस्था के अंदर ये धीमे पड़ जाएगा। यानी कि विकास की जो गति है वो वेरिएबल है, वो चेंज होती है। कभी विकास तीव्र गति से होगा किसी अवस्था में, तो किसी अवस्था के अंदर विकास मंद गति से होगा, लेकिन चलेगा जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत विकास चलता है, इसे कहते हैं निरंतरता का नियम। और विकास की गति एक समान नहीं बनी रहती, विकास की दर एक समान नहीं बनी रहती, इसे कहते हैं विकास की असमान दर। तीसरा जो चीज आते हैं व्यक्तिक अंतर का नियम। ये क्या कहता है? व्यक्तिक अंतर यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता है। यानी कि एक व्यक्ति के अंदर विकास तीव्र गति से हो सकता है तो किसी व्यक्ति के अंदर विकास की गति धीमी हो सकती है। यानी कि सभी व्यक्तियों के अंदर विकास की दर एक समान हो ये जरूरी नहीं है। सभी अवस्थाओं में विकास की गति, एक ही व्यक्ति की सभी अवस्थाओं में विकास की दर एक समान नहीं होती, और अलग अलग व्यक्तियों के अंदर भी विकास की जो गति है, विकास की जो दर है वो समान नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है वो किसी चीज को 15 मिनट में याद कर लेते हैं, हो सकता है उसी चीज को मुझे याद करने में 25 मिनट लगे। यानी कि सभी व्यक्तियों के अंदर अपनी अपनी अलग अलग अवस्था है, सबके अंदर विकास की अलग अलग अवस्था होती है, व्यक्तिगत अंतर यहाँ पे पाया जाता है। फिर यहाँ पे आता है विकास के क्रम की एक रूपता। ये क्या कहता है? विकास के क्रम की एक रूपता का मतलब है कि भले ही कोई चीज मैं 15 मिनट में कर पा रहा हूं, आप 25 मिनट में कर रहे हैं, लेकिन विकास के क्रम में एक रूपता पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये समझिए कि जब कोई बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले मान लो एक बच्चे को 2 महीने लगते हैं उसको कह खे गए सीखने में, ठीक है, और फिर जो है वो आगे के 2 महीने क्या लगते हैं उसको? आगे के 2 महीने उसको लगते हैं किताब पढ़ने में, यानी कि छोटे 2-3 अक्षरों के शब्द पढ़ने में उसको आगे के 2 महीने लगते हैं। ध्यान से समझना। और एक बच्चा है जिसको 3 महीने लगते हैं, जिसको कह खे गए जो सीखने में 3 महीने लगते हैं, और फिर जो है उसको 6 महीने लगते हैं क्या? किताब पढ़ने में। तो यानी कि ऐसा तो नहीं है कि अब वो जो बच्चा 3 महीने में कह खे सीख रहा है, अब वो धीमे चल रहा है तो पहले उसको किताब पढ़ना सिखा दो ताकि वो बराबर आ जाए। नहीं, एक क्रम होता है, पहले वो कह खे पढ़ना सीखेगा, तब उसको क्या कहेंगे? किताब पढ़ना सिखाएंगे। यानी कि विकास के क्रम में एक रूपता पाई जाती है। पहले आपके अंदर भले ही वो तीव्र गति से हो विकास, भले ही धीमी गति से हो, पहले आप एक स्टेप पूरा करेंगे फिर आप दूसरे स्टेप जाएंगे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप विकास यहाँ पे पाया जाता है सभी व्यक्तियों के अंदर। अगली अपन बात करें तो विकास जो है वो सामान्य से विशेष की तरफ चलता है। पहले आपका सामान्य विकास होगा, फिर आपके अंदर विशिष्ट प्रकार का विकास डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में विकास लंबवत में होकर के वृत्ताकार होता है। प्रारंभिक विकास जो है वो परवर्ती विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिर आता है विकास की दिशा के नियम। सबसे पहले आपसे सवाल पूछेगा विकास की दिशा के नियम की व्याख्या किसने की? कुप्पू-स्वामी ने। यहाँ पे मैंने स्टार मार्क भी लगा दिया। सबसे महत्वपूर्ण है विकास की दिशा के नियम। विकास की दिशा के नियमों की व्याख्या किसने की? कुप्पू-स्वामी ने। कुप्पू-स्वामी जो है ये 2 प्रकार के नियम बताते हैं। एक बताते हैं ये सिफेलोपोडल यानी कि मस्तकाधोमुखी, हिंदी में कहते हैं मस्तकाधोमुखी सिफेलोपोडल, और दूसरा होता है प्रोक्सिमोडिस्टल यानी कि निकट दूर नियम। तो 2 प्रकार के नियम, विकास की दिशा के 2 प्रकार के नियम हैं, कुप्पू-स्वामी ये बताते हैं। अब इन दोनों के अंदर होता क्या है, ये जो सिफेलोपोडल है मस्तकाधोमुखी कहते हैं, ये कहता है कि विकास जो है ना, विकास का क्रम सिर से पैर की तरफ होता है, यानी कि विकास पहले सिर में होगा और सिर से पैर की तरफ जो है वो विकास आगे बढ़ता है। जबकि निकट दूर जो नियम कहता है, ये कहता है कि विकास जो है वो आपका पहले केंद्र में होगा और केंद्र से फिर बाहर की तरफ इसका क्या होगा? विस्तार होगा। तो ये दोनों नियमों के अंदर अंतर आपको समझना है, और विकास की दिशा के दोनों नियम आपको याद रखने हैं। इसकी व्याख्या किसने की? कुप्पू-स्वामी ने। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ दिया? विकास के जो नियम है उनको अपन ने बहुत अच्छे से देख लिया, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिख रहा है आपको? अब दिख रहा है? चलो ठीक है। चलो दोस्तों, अब अपन पढ़ेंगे शारीरिक विकास के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा अंधेरा आपको दिख रहा होगा, मेरा चेहरा भी साफ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि रात पड़ गई और अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ नहीं, तो रात में कंप्लीट करना पड़ रहा है।
लेकिन लेकिन ये बिल्कुल आपको साफ दिख रहा होगा, क्योंकि ये मैंने चीज ट्राई की है, फिर मैं आपके सामने आया हूँ। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, प्रॉपर दिख रहा है, यही दिखना चाहिए बस। ये अगर आपको जो मैंने लिखा है ना वो आपको साफ दिख रहा है और जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको साफ सुनाई दे रहा है, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरे थोपड़े से क्या करना, मेरा थोपड़ा ब्लैक दिख रहा है, काला दिख रहा है, जैसा भी दिख रहा है, भूंडा दिख रहा है, मतलब नहीं। क्योंकि मेरा थोपड़ा आप उस दिन देख लेना जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा, मिठाई लेके आओगे मेरे घर, उस दिन मेरा थोपड़ा देख लेना आराम से। ठीक है, तब तक अपन क्या करेंगे, इस चीज पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो शुरू कर सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो मैनेज कर लेना, वैसे है कुछ नहीं, बाकी चीजें आपको साफ दिख रही होगी। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। शारीरिक विकास, अगला जो टॉपिक बाल विकास के अंदर अपना लगता है शारीरिक विकास। क्या होता है शारीरिक विकास? शारीरिक विकास के अंदर एक तो आपके शरीर के अंगों का विकास और एक आपकी मांसपेशियों का विकास। मसल्स जो होती है, मांसपेशियां जो होती हैं, उन दोनों का विकास, ये दोनों ही किस में आते हैं? शारीरिक विकास में आते हैं। अब शारीरिक विकास को हम इसी आधार पर दो भागों में बांटते हैं। कौन से इसी आधार पे? एक तो होता है जिसमें शरीर के अंगों का विकास होता है, तो उसको अपन कह देंगे, नाम दे देंगे अंगीय विकास। और दूसरा होता है जिसके अंदर अपनी मांसपेशियों की जो क्रियाएं हैं उनका विकास होता है। मांसपेशियां और जो अपना तंत्रिका तंत्र है उनके बीच में समन्वय स्थापित होता है, तो वो जो विकास होता है उनको अपन क्या कह देंगे? क्रियात्मक विकास या गत्यात्मक विकास या गामक विकास। तीनों नाम एक ही है, क्रियात्मक, गत्यात्मक या गामक। तो सबसे पहले शरीर के अंगों का विकास जो होता है उसे हम अंगीय विकास कह देते हैं। और मांसपेशियों का जो विकास होता है, मांसपेशियों की क्रियाओं का जो विकास होता है, मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए जो विकास होता है उसको हम क्रियात्मक विकास कहते हैं। और ये दोनों ही विकास मिलकर के शारीरिक विकास बनाते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर। अब अपन पहले देखेंगे अंगीय विकास को, यानी कि शरीर के अंगों का विकास कैसे होता है। एक बालक का जब विकास होता है, एक व्यक्ति का जब विकास होता है, तो उसमें शरीर के अंगों का जो है वो विकास किस किस प्रकार होता है। फिर अपन देखेंगे कि क्रियात्मक और गत्यात्मक विकास कैसे होता है। ठीक है, अब अपन क्या समझेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे अंगीय विकास कैसे होता है। अब देखो, अंगीय विकास में क्या चीजें आती हैं, यानी कि शरीर के अंग आते हैं। सिंपल सी बात है, शरीर के अंग कौन से भाई? दांत है, ठीक है, उसका भार है, उसके अंदर जो हृदय है, वो सारी की सारी चीजें क्या हो जाएगी? उसके अंग में आ जाएगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं भार की, तो जब बच्चा जन्म लेता है, अब बच्चा जब जन्म लेगा तो बच्चे दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो बालक हो या बालिका हो। तो अगर बालक होता है तो उसका भार होता है 7.15 पाउंड के आसपास। ठीक है, और अगर बालिका है तो उसका भार 7.13 पाउंड के आसपास होता है। पौंड एक भार मापने की इकाई है, जैसे ग्राम किलोग्राम है, वैसे ही पौंड को भार मापने की इकाई ये भी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बालक थोड़ा सा भारा होता है 7.15 पाउंड का, और ये होती है 7.13 पाउंड की। ठीक है, ये जन्म के समय की याद रखना। वैसे 6 साल में कितना होता है, 12 साल में कितना होता है, बहुत सारे डाटा है, सब अपन याद नहीं भी रख सकते, याद रख भी नहीं सकते। ठीक है, तो अपन जो चीजें हैं उनको पॉसिबिलिटी की ज्यादा यही आ सकता है वो पढ़ देते हैं। फिर हम बात करें लंबाई की, कि जब बच्चा जन्मता है तो उस समय उसकी लंबाई कितनी होती है। तो लड़के की लंबाई 51.25 सेंटीमीटर और लड़की की लंबाई होती है 50.75 सेंटीमीटर। ठीक है, 51.25 और 50.75 सेंटीमीटर, ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, ये फैक्ट है, आपको याद रख लेना, इतने कोई डिफिकल्ट भी नहीं है, सिंपल सी बात है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय बालक का भार होता है 7.15 पाउंड, बालिका का 7.13 पाउंड, और लंबाई जो है वो कितनी होती है? 51.25 और 50.75। बस ये चार फैक्ट आपको याद रख लें। फिर हम बात करें मस्तिष्क की, ब्रेन की। ठीक है, तो मस्तिष्क जब बच्चा जन्म लेता है उस समय, जन्म के समय उसके मस्तिष्क का जो भार होता है वो 350 ग्राम होता है, 350 ग्राम। फिर जब वो 6 साल की उम्र तक आता है तो उस समय आते आते इसका भार 1260 ग्राम या 1250 के आसपास हो जाता है। और फिर जो है वो 16 साल की उम्र तक, यानी कि जिस समय मस्तिष्क का पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, उस समय 1200 से लेकर के 1400 ग्राम के बीच हो सकता है। ठीक है, चलो अगला है, हम बात करेंगे हड्डियां, बोन्स के बारे में। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसकी हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है, उसमें लगभग तकरीबन 270 के आसपास उसमें हड्डियां होती है। अब जब बच्चा जन्म लेता है उस समय हड्डियां ज्यादा है, तो फिर कम कैसे होगी? तो जैसे हमने देखा कि किशोर अवस्था तक आते आते उसमें हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 206 हो जाती है। जैसे अपन है, वयस्क है, तो अपने अंदर हड्डियों की संख्या कितनी है? 206 है। अब वो 206 हड्डियां कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पे है, वो अपन बायोलॉजी में देखेंगे। ठीक है, बायोलॉजी, वैसे बायोलॉजी सिलेबस में हड्डियां है नहीं, तो अपन ने देखा नहीं, लेकिन कभी देख लेंगे। अब ये हुआ कैसे? क्योंकि जब जन्म लेता है उस समय बहुत सारी नाजुक नाजुक पतली पतली सी हड्डियां होती हैं, और उनका बाद में क्या हो जाता है? अस्थीकरण हो जाता है।
अस्थीकरण होने की वजह से जो हड्डियां हैं वो आपस में, कई सारी हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। जो छोटी छोटी पतली हड्डियां होती है, जो वयस्क अवस्था आती है तो उनमें कई सारी हड्डियां आपस में जुड़ जाती है, जिससे लास्ट तक आते आते हड्डियों की संख्या कितनी रह जाती है, 206 रह जाती है। तो ये दोनों फैक्ट याद रख लेना कि जन्म के समय 270 और लास्ट तक आते आते 206 हो जाती है। फिर हम बात करेंगे दांतों की। दांत, दांत का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दांत हमारे जीवन में 2 बार आते हैं, यानी कि मनुष्य क्या है, द्विबारदंती है। ठीक है, डाइफ्यूडोंट है, द्विबारदंती है। एक जो पहले दांत आते हैं उनको अपन कहते हैं दूध के दांत। और दूध के दांत कब निकलना शुरू होते हैं? देखो, जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो उस समय उसके दांत नहीं होते, है ना, दांत नहीं होते हैं। दांत सबसे पहले जो दांत आते हैं वो 6 माह की उम्र में निकलना शुरू होते हैं। जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तब उसके दांत निकलते हैं। और सबसे पहले कौन से दांत निकलते हैं? नीचे वाले 2, फिर ऊपर वाले 2 निकलते हैं ना, है ना। तो ये जो है सबसे पहले 6 माह की उम्र में दूध के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, और 4 साल तक आते आते इनके अंदर जो है पूरे के पूरे दूध के दांत निकल जाते हैं। और दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, 20 होती है। ठीक है, तो ये कहीं कहीं साइंस में भी अपन ने पढ़ रखा है। फिर जो है 6 साल की उम्र के अंदर क्या हो जाते हैं, ये सारे के सारे दूध के दांत तो गिर जाएंगे, और 6 साल की उम्र के अंदर जो स्थायी दांत है वो आना शुरू हो जाते हैं। स्थायी दांत की संख्या कितनी होती है साहब? 32 होती है। लेकिन 32 नहीं होती है, बच्चों के अंदर जो है ये 28 दांत होते हैं। यानी कि जैसे कि जो विजडम टीथ होते हैं, अपने कहते हैं ना लास्ट मोलर ऑफ टीथ, वो 21 साल के बाद में आते हैं। ठीक है, तो लास्ट इसके अंदर जो है वो दांतों की संख्या 28 हो जाएगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया। फिर आती है हृदय की धड़कन। अब हृदय की धड़कन का सिस्टम ऐसा है कि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय सबसे ज्यादा होती है, फिर कम होती 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 बहुत कम हो जाती है, और लास्ट में क्या हो जाती है? बिल्कुल ही बंद हो जाती है। यही होता है जीवन में। और क्या होता है? हृदय की धड़कन तेज तेज तेज, फिर लास्ट में क्या? एकदम जीरो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट रखना है कि हृदय की धड़कन जब शुरुआत में बच्चा पहले माह के अंदर होता है तो 140 बार हृदय धड़कता है प्रति मिनट। फिर 6 साल की उम्र तक कम हो जाती है, ये 100 तक आ जाती है। फिर 12 साल के अंदर 85 आ जाती है। फिर वयस्क अवस्था के अंदर 72 बार धड़कता है। और जैसे जैसे फिर वृद्धावस्था आएगी, हृदय की धड़कन और कम होती जाएगी, और कम होती जाएगी, और कम होती जाएगी, कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये अब एक आता है शारीरिक अनुपात में परिवर्तन कैसे होता है। इसका क्या मतलब हो सर? समझो, शारीरिक अनुपात में परिवर्तन यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है ना, जब जन्म के दौरान जो बच्चा होता है उसके अंदर सिर और शरीर की संपूर्ण लंबाई, एक तो हम लेंगे यहाँ पे सिर को, और दूसरा पूरा का पूरा शरीर लेंगे, तो सिर और शरीर की संपूर्ण लंबाई जो है वो 1/4 भाग होता है। यानी कि संपूर्ण लंबाई का 1/4 भाग क्या होता है? सिर होता है। इतना बड़ा सिर होता है जब बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, किशोर अवस्था तक आते आते उसके अंदर सिर की लंबाई तो कम बढ़ती है, मतलब सिर का जो भार है वो तो कम बढ़ता है, उसका आकार कम बढ़ता है, और शरीर की लंबाई क्या हो जाती है? ज्यादा बढ़ जाती है। तो किशोर अवस्था तक आते आते शरीर की लंबाई का जो सिर है वो 1/8 भाग रह जाता है। यही होता है अपने अंदर। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर सिर बहुत बड़ा दिखाई देता है, बाकी शरीर जो है वो छोटा दिखाई देता है। यानी कि सिर शरीर की लंबाई का 1/4 भाग होता है। लेकिन फिर क्या होता है, सिर के आकार में कम वृद्धि होती है और बाकी के शरीर में वृद्धि ज्यादा हो जाएगी, जिससे किशोर अवस्था तक जो है वो सिर संपूर्ण लंबाई का कितना भाग रह जाता है? 1/8 भाग रह जाता है। तो इसे कहते हैं शारीरिक अनुपात में परिवर्तन। ठीक है, तो ये आपने समझा शारीरिक विकास और उसके अंदर भी अंगीय विकास, यानी कि कौन से अंगों का कैसे विकास होता है। अब अपन समझेंगे क्रियात्मक या गत्यात्मक विकास। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो, क्रियात्मक विकास क्या होता है। तो एक चीज तो हम पहले समझ चुके हैं, क्रियात्मक विकास का मतलब होता है मांसपेशियों के ऊपर कंट्रोल करना, मसल्स के ऊपर कंट्रोल करना, मांसपेशियों और जो तंत्रिकाएं होती है, तंत्रिका कोशिका, उनके बीच में समन्वय स्थापित करना। ठीक है, तो वो तो होता है क्रियात्मक विकास। इसको अपन गत्यात्मक या गामक विकास भी कहते हैं। दूसरी बात, अब ये क्रियात्मक विकास भी 2 प्रकार का होगा, एक स्थूल क्रियात्मक विकास और एक सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। एक होता है स्थूल क्रियात्मक विकास और एक होता है सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। स्थूल क्रियात्मक विकास के अंदर क्या होगा, इसके अंदर वो गतिविधियां होती है जिसमें शरीर की संपूर्ण मांसपेशियां काम आती है। यानी कि स्थूल क्रियात्मक विकास के अंदर वो गतिविधियां होगी, वो कार्य होंगे, वो क्रियाएं होंगी जिसमें आपके शरीर की संपूर्ण मांसपेशियां काम में आती है। यानी कि पूरा शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो इसमें काम में आती है, तो उसको तो अपन कहते हैं स्थूल क्रियात्मक विकास। और एक होता है सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, इसमें शरीर की कुछ एक छोटी मांसपेशियां जो होती है वो ही काम में आती है, तो उसे सूक्ष्म क्रियात्मक विकास कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें पूरी तरह से बॉडी पे आपका कंट्रोल होगा, तब ये काम आप कर पाएंगे जो स्थूल क्रियात्मक विकास है। और सूक्ष्म क्रियात्मक विकास के अंदर छोटी मोटी चीजें हैं जिसमें पूरी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, तो ये हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझे, स्थूल क्रियात्मक विकास को सकल मोटर विकास के नाम से भी जानते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें शरीर के संपूर्ण अंग या संपूर्ण मांसपेशियां काम में आती है, जैसे कि बैठना,
खड़ा होना, रेंगना, लुढ़कना, गेंद फेंकना या गेंद पकड़ना, सीढ़ियां चढ़ना, दौड़ना, तैरना, नृत्य करना। अब आप सोचिए इनको, जैसे कि आप बॉलिंग कर रहे हैं, गेंद फेंक रहे हैं, तो इसमें आपके पूरे शरीर के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। इसमें पूरा शरीर के जितने भी अंग है ना, वो इसके अंदर भाग ले रहे हैं इस गतिविधि में। आप बैठोगे तो बैठने के अंदर के पूरे शरीर का कंट्रोल आपके पास चाहिए, नहीं तो आप गिर जाओगे। समझ रहे? तो इसमें संपूर्ण शरीर की जो है वो अंग काम में आते हैं। वो तो होते हैं स्थूल क्रियात्मक विकास, और एक होता है सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। इनके अंदर क्या होता है, इन क्रियाओं में केवल छोटी मांसपेशियां काम में आती है। केवल कुछ एक छोटी मांसपेशियां जो होती हैं वो इसके अंदर काम आती है। जैसे कि खाना पीना कर रहे हैं आप, तो उसके अंदर छोटी मांसपेशियां जो है वो भी अगर काम कर रही है तो आप खा पी सकते हैं। ठीक है? जैसे कि वस्त्र पहनना, है ना, वस्त्र पहनना जिसके अंदर आप जूते, मोजे कुछ भी पहन सकते हैं। ठीक है? बटन खोलना, तो ये सारी की सारी चीजें इसमें आ जाएगी। लिखने के लिए केवल हाथ की कलाइयों का काम होता है। कंघी करना बालों में, ठीक है, दंत मंजन करना, ठीक है, ब्लॉक बिल्डिंग करना, ये सारे के सारे आपके सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होते हैं जिनके बारे में आपको समझना था। तो ये था शारीरिक विकास, जिसमें अंग विकास और क्रियात्मक विकास को अपन ने समझा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन देखने वाले हैं नैतिक विकास के बारे में। ठीक है? नैतिक विकास क्या होता है? सबसे पहले तो नैतिक विकास क्या होता है, यानी कि एक बालक जब जन्म लेता है तो उसके अंदर जो नैतिक अवस्थाएं होती है वो हमें नहीं पता ना, वो निकालनी है। नैतिक विकास होता है क्या? चरित्र एक अर्जित मानसिक संरचना जिस बालक को अब देखो नैतिक विकास, अगला जो टॉपिक है शारीरिक विकास के बाद वो होता है नैतिक विकास। यानी कि एक बालक में कई प्रकार के विकास होते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। अपन अभी पढ़ रहे हैं नैतिक विकास के बारे में। नैतिक विकास का मतलब होता है, इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो आप अच्छे से समझेंगे, मोरल डेवलपमेंट। यानी कि एक बालक में, एक व्यक्ति के अंदर उसके मोरल जो है वो डेवलपमेंट होता है, मोरल का विकास होता है, तो वो होता है नैतिक विकास। यानी कि कुल मिलाकर के शुद्ध साफ भाषा में उसके चरित्र का निर्माण, उसकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो कैसे समाज के अनुसार बदल रही हैं, समाज की जो परंपराएं हैं, समाज के जो आदर्श हैं उसके अनुसार बदल रही है, किस प्रकार से चीजें होती हैं, वो होता है नैतिक विकास। यानी कि कुल मिलाकर के उसके नैतिक मूल्यों का विकास होना नैतिक विकास कहलाता है। ठीक है? अब यहाँ पे इस नैतिक विकास को समझाने के लिए एक मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है हेविंगहर्स्ट। क्या नाम है? हेविंगहर्स्ट। हेविंगहर्स्ट जो है ये नैतिक विकास को कुल 5 अवस्थाओं के आधार पर हमें समझाते हैं, जो मैंने आपके सामने लिखी है। वो 5 अवस्थाएं कौन सी हैं नैतिक विकास की? एक होती है पूर्व नैतिक अवस्था, पूर्व नैतिक अवस्था, फिर होती है स्व केंद्रित अवस्था, फिर तीसरी है परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, चौथी हो जाएगी आधारहीन आत्म चेतन अवस्था, और पांचवी हो जाएगी आधार युक्त आत्म चेतन अवस्था। ये 5 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले पूर्व नैतिक अवस्था, फिर आपकी आ जाएगी स्व केंद्रित अवस्था, तीसरी आ जाएगी परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, चौथी आ जाएगी आधारहीन आत्म चेतन अवस्था, और पांचवी आधार युक्त आत्म चेतन अवस्था। ठीक है? ये 5 अवस्था है जिसके आधार पर हेविंगहर्स्ट ने नैतिक विकास को पूरा समझाया। ठीक है? अब अपन एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पूर्व नैतिक अवस्था की, यानी कि नाम से क्लियर हो रहा है ये नैतिक विकास के पहले की अवस्था है। ये नैतिक विकास के पहले की अवस्था है, यानी कि इस अवस्था के अंदर नैतिक विकास बिल्कुल नहीं होता। इस अवस्था में नैतिक विकास नहीं होता। ये कौन सी अवस्था साहब? ये जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, यानी कि 2 साल का जो बच्चा है, 2 साल तक बच्चे के अंदर कोई नैतिक विकास नहीं होता, कोई उसके नैतिक मूल्य नहीं होते। न उसको समाज का पता है, न उसके आसपास का पता, कुछ भी उसको नहीं पता है। यानी कि उसको, बालक को अच्छे बुरे, उचित अनुचित कुछ भी समझ उसको नहीं होती है। क्या चीज अच्छी है, क्या बुरी है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। अब 2 साल के बच्चे को क्या पता होगा? सिंपल सी बात है। तो ये होती है पूर्व नैतिक अवस्था। फिर जो है 2 साल के बाद, यानी कि 3 साल से 6 साल तक की अवस्था होती है, उसको कहते हैं स्व केंद्रित अवस्था। ये क्या होती है साहब? इसके अंदर एक बालक जो है वो 3 से 6 साल का जो बालक होता है ना, उसमें नैतिक विकास की स्व केंद्रित अवस्था होती है। कहने का मतलब, अब जो बालक जितनी भी क्रियाएं करेगा
उनमें वो सारी की सारी क्रिया स्व केंद्रित होगी। स्व केंद्रित कहने का मतलब क्या है, समझो। इसमें बच्चे के लिए वही कार्य नैतिक है जो उसकी आवश्यकता और उसकी इच्छाओं की पूरी करे। इसमें बच्चे के लिए वही क्रियाएं नैतिक हैं, वही काम नैतिक हैं जो उसकी इच्छाओं की पूर्ति करे, जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, वही कार्य नैतिक है। बाकी लोगों से उसे कोई मतलब नहीं है, भले ही दूसरों का अहित हो, दूसरों का नुकसान हो, कोई मतलब नहीं। इसे कहते हैं स्व केंद्रित क्रिया। वो केवल अपने बारे में सोचता है कि ये चीज मेरी आवश्यकता पूरी कर रही है, मेरी इच्छा पूरी कर रही है, मतलब ये चीज अच्छी है, ये चीज नैतिक है, उसके लिए यही मायने रखता है नैतिकता का मतलब। समझ गए? तो स्व केंद्रित अवस्था में 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें ये अवस्था होती है नैतिक अवस्था, जिसके अंदर बच्चे जो है वो उसी काम को नैतिक समझते हैं जो उनकी इच्छा और आवश्यकताओं की पूर्ति करे, भले ही दूसरों का नुकसान हो, अहित हो, कोई मतलब नहीं है। वो हो जाता है स्व केंद्रित अवस्था। फिर आती है परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, यानी 6 साल के बाद 7 से 12 साल का जो बालक है, 7 साल से 12 साल तक के बालक के अंदर सॉरी 7 साल से 12 साल तक के बालक में जो नैतिक अवस्था आती है वो आती है परंपराओं को धारण करने वाली। कौन सी परंपरा सर? समाज की परंपरा। समाज के अंदर जो भी नैतिक मूल्य हैं, समाज के जो भी आदर्श हैं, समाज के अंदर जो भी रीति रिवाज हैं, समाज के अंदर जो भी मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, वो उन्हीं के अनुसार चलता है। वो उन्हीं के अनुसार चलता है। जैसे कि एक बालक कक्षा के अंदर मान लो अच्छा होमवर्क करके ले गया, अच्छी हैंडराइटिंग में होमवर्क करके लेके गया, तो जो शिक्षक है उसने कहा बहुत बढ़िया। तब दूसरे दिन क्या करता है, वही बालक फिर से अच्छी हैंडराइटिंग में लिखने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है समाज में अच्छी हैंडराइटिंग क्या है, एक अच्छा आदर्श है, एक अच्छा मूल्य है। तो यानी कि समाज के अनुसार जो है वो चलने लगता है, समाज की परंपराओं को धारण करने लगता है। समाज के अंदर जो भी आदर्श बनाए हैं, समाज के जो भी मूल्य हैं, उनको वो क्या करता है, अपने जीवन में धारण करता है और उन्हीं के अनुसार चलता है और उन्हीं को मानता है। तो ये जो अवस्था होती है वो 7 से 12 साल तक के बच्चे में होती है। सामाजिक गुण जैसे कि परंपरा, मूल्य, आदर्श जो है उनको अपने जीवन में धारण करता है। फिर आती है आधारहीन आत्म चेतन अवस्था। नाम से पता चल रहा है आधारहीन, जिसका कोई आधार नहीं है। यानी कि ये जो अवस्था मिलती है ये 13 से 18 साल यानी कि किशोरों के अंदर ये अवस्था पाई जाती है। क्या होती है इस अवस्था के अंदर? इसके अंदर जो किशोर अवस्था के अंदर जो बालक होते हैं उनके अंदर कल्पना बाहुल्य पाया जाता है। यानी कि वो बिल्कुल कल्पना के अंदर जी रहे होते हैं, वास्तविकता से वो क्या होते हैं, वंचित रहते हैं। वास्तविकता का ज्ञान उन्हें नहीं होता है, कल्पना बाहुल्य उनमें पाया जाता है और सामाजिक परंपराओं के प्रति विद्रोही रूप अपनाने लगते हैं। जो बालक 7 साल से 12 साल तक समाज की परंपराओं के अनुसार चल रहा था, उन्हीं आदर्श और मूल्यों को जीवन में अपना रहा था, उन्हीं को धारण कर रहा था, वही बालक 13 से 18 साल की उम्र में समाज की जो परंपराएं हैं उनके प्रति विद्रोही रूप अपनाने लगता है, समाज की परंपराओं को नकारने लगता है और अपने आप के अंदर जो है ये कल्पना करता है, वास्तविक जीवन से अलग जो है वो कल्पना के संसार में चला जाता है। तो वो आ जाती है इसके अंदर। फिर आती है आधार युक्त आत्म चेतन अवस्था, यानी कि 18 साल के बाद व्यक्ति, बालक मैच्योर हो जाता है। वो कोई भी तर्क करेगा, कोई भी वितर्क जो भी है उसके अंदर वो क्या करेगा, एक सोच के साथ करेगा, तार्किक आधार पर जो है वो किसी चीज को अच्छा या बुरा बताएगा। क्या बता रहा था मैं? आधार युक्त आत्म चेतन अवस्था, यानी कि 18 साल के बाद जो किशोर होता है या वयस्क अपन कह सकते हैं, उस समय उसके अंदर जो है वो तार्किक क्षमता का विकास हो जाता है, चिंतन करने का विकास हो जाता है। वो किसी भी चीज को तर्क के आधार पर सही या गलत बताएगा, नैतिक या अनैतिक बताएगा। एग्जाम्पल के लिए अपन समझते हैं कि जैसे कि अपन रोड से गुजर रहे हैं, ठीक है, अपन मतलब बालक गुजर रहा है, तो वो किसी 2-4 व्यक्तियों को, एक व्यक्ति को मारते हुए देख रहा है कि वो एक व्यक्ति को पीट रहे हैं 3-4 लोग मिलकर के। तो यहाँ पर जैसे कि मैं अगर बात करूं इस बालक की, तो ये तो कोई है नहीं, मतलब जैसे कि मैं बात करूं स्व केंद्रित अवस्था वाले बालक की, यानी कि जो 3 से 6 वर्ष का बालक है, वो क्या सोचेगा कि यार बेचारे को मार रहे हैं, 4 जने मिल करके मार रहे हैं, कितने गंदे लोग हैं ये, ठीक है, इस बेचारे को मार रहे हैं। तो ये किसके अंदर, ये जो सोचने की क्षमता है ये किसकी है? 3 से 6 वर्ष की उम्र की। लेकिन वही एक जो आधारयुक्त आत्म चेतन अवस्था वाला व्यक्ति है, 18 साल के बाद वाला व्यक्ति है, वो उस चीज की तह तक जाएगा कि क्यों मार रहे हैं इसको। तब उनको पता चलेगा कि ये जो व्यक्ति है इसने कई सारे घरों में चोरियां की और लगातार ये चोरियां करता जा रहा है, उस वजह से उसको मार रहा है। तो वहां पे वो मारना सही भी है ना, एक तरीके से वो मारना उनका सही भी है। तो वो 18 साल के बाद जो है वो कोई भी कार्य को नैतिक या अनैतिक तब ठहराएगा, वो अपनी तार्किक चिंतन के आधार पर ठहराएगा।
समझ रहे मेरी बात को? बाहर से जो चीज दिख रही है उसके आधार पर वो नहीं कहेगा कि ये सही है या गलत है, उसकी तह तक जाएगा और उसके आधार पर वो ये निर्णय करेगा कि ये चीज नैतिक है या अनैतिक है। ठीक है, तो इस प्रकार कुल 5 नैतिक अवस्था जो है वो हेविंगहर्स्ट ने हमें समझाई। सबसे पहले कौन सी हो जाएगी? पूर्व नैतिक अवस्था, यानी कि 0 से 2 साल के बच्चे में किसी भी प्रकार का कोई नैतिक विकास नहीं होता है। अच्छा बुरा उचित अनुचित उसके सामने सब कुछ बराबर। समझ रहे मेरी बात को? फिर स्व केंद्रित अवस्था 3 से 6 साल तक, यानी कि इसमें उस बालक को वही कार्य नैतिक लगेंगे जो उसकी इच्छा आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, सामने वाले का नुकसान हो कुछ भी हो, भाड़ में जाओ। ठीक है, फिर आता है परंपराओं को धारण करने वाली व्यवस्था 7 से 12 साल, इसमें बच्चा समाज के अनुसार चलता है। फिर आधार युक्त आत्मचेतन अवस्था यानी कि 13 से 18 साल तक, जिसमें बच्चा जो है वो समाज के प्रति विद्रोही रूप अपनाता है, कल्पना बाहुल्य में जीता है, यानी कि किशोरों की बात हो रही। फिर 18 के बाद आती है आधार युक्त आत्मचेतन अवस्था, जिसमें जो व्यक्ति है वो एकदम परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है और तर्कों के आधार पर, अपने चिंतन के आधार पर किसी भी चीज को सोचता है और उसके आधार पर उसको नैतिक या अनैतिक ठहराता है। ठीक है, तो ये था अपना नैतिक विकास। शारीरिक विकास और नैतिक विकास दोनों हमने समझ लिए। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो फ्रेंड्स, लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं अपन। अगला अपना टॉपिक है विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि एक व्यक्ति के विकास के दौरान, एक बालक के विकास के दौरान कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं, यानी कि सिंपल भाषा में जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके जीवन में कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं। अब कौन कौन सी अवस्था आती हैं, सरल भाषा में कहूं तो अपने अंदर सबसे पहले शैशव अवस्था आती है, फिर अपन के अंदर बाल्य अवस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है, फिर यहाँ पे प्रौढ़ावस्था आ जाती है। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, यानी कि हर एक मनोवैज्ञानिकों का अपना अपना अलग अलग मानना है। कुछ इसको 4 स्टेज में बांटते हैं, कुछ 5 स्टेज में बांटते हैं, जबकि कुछ 8-9 स्टेज में बांटते हैं। ठीक है, तो विकास की अवस्थाएं जो हैं वो अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग जो है वो भागों में बांटते हैं, उनको अपन देखने वाले हैं, क्योंकि अपने मानने से कुछ नहीं होगा। जो बात मनोवैज्ञानिकों ने कही है उनके अनुसार अपन को चलना है। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और आपको पता ही है जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो सेलेक्टिव मटेरियल हैं, जो क्रीम मैटर हैं, वही हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन क्लासों से आपके 5 से 10 पेज के नोट्स बनेंगे, आई होप वो अगर आप रट लेते हैं तो साइकोलॉजी का टेंशन आपका हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। विकास की अवस्थाएं। अब विकास की अवस्थाओं को अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग भागों में बांटते हैं। सबसे पहले श्रीमती हरलोक के अनुसार अपन पढ़ेंगे। श्रीमती हरलोक, ये एक महिला है, श्रीमती लगा हुआ है, हरलोक नाम से कंफ्यूज नहीं होना। श्रीमती हरलोक के अनुसार ये जो है वो विकास को कई भागों में बांटती हैं, कई अवस्थाओं में बांटती हैं। सबसे पहले गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, बचपनावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ये इतने भागों में इनको बांटना। अब याद क्या रखना है इनमें? याद ये रखना है कि कौन सी अवस्था कितने टाइम पीरियड तक है। ठीक है, क्या याद रखना है कि कौन सी अवस्था कितने टाइम पीरियड तक है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन याद करना पड़ेगा। मैं आपके लिए इतनी चीजें ला रहा हूं कम से कम जो आप याद कर पाओ, तो ये तो याद रखना पड़ेगा। अब देखो गर्भावस्था क्या होती है, ये तो सिंपल पता है। गर्भावस्था का मतलब जन्म होने से पहले तक का जो भी काल है वो गर्भावस्था है। ठीक है, तो जन्म से पहले जो है वो, यानी कि गर्भधारण जब होता है, गर्भधारण से जन्म तक की जो टाइम पीरियड है, जो ड्यूरेशन है, वो आपकी गर्भावस्था हो जाएगी। ये सिंपल सा है। फिर आती है शैशवावस्था। शैशवावस्था को श्रीमती हरलोक जो है वो केवल 2 सप्ताह मानती है, यानी कि एक बच्चा शिशु कब तक है? केवल 2 सप्ताह तक, 14 दिन तक। ठीक है, जन्म से 14 दिन तक उसको आप शिशु बोल सकते हैं, उसके बाद उसके अंदर शैशवावस्था नहीं होती। फिर आ जाती है उसके अंदर बचपनावस्था, और बचपनावस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष, 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक जो टाइम पीरियड है वो बचपनावस्था है। उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था लग जाती है, जो 3 से 6 वर्ष तक हो जाएगी, 3 से 6 वर्ष तक। फिर आपकी उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था जो पहले की अवस्था, और उत्तर का मतलब होता है बाद में। उत्तर बाल्यावस्था 7 से 14 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था का एक नाम आपको ध्यान रखना, इसको वय संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वय संधि बोलते हैं। फिर पूर्व किशोरावस्था 15 से 17 वर्ष तक हो जाएगी। फिर उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष, और 21 वर्ष के बाद आपकी प्रौढ़ावस्था।
तो ये थोड़ा सा श्रीमती हरलोग ने जो वर्गीकरण किया, विकास की अवस्थाएं बांटी, वो थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी सिंपल है। जैसे कि अगर मैं बात करूं जोन्स के अनुसार, तो ये बहुत सिंपल है। देखो जोन्स क्या कहते हैं भाई साहब, चार ही अवस्थाएं। जोन्स कहते हैं चार ही अवस्थाएं जो नॉर्मली अपन के जुबान में भी रहती हैं। सबसे पहले शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। यानी कि सबसे सिंपल आपको जोन्स वाला याद रखना है, बहुत सिंपल है। सबसे सिंपल क्या है भाई, इसमें चार ही अवस्था है, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। अब टाइम पीरियड देखो, आप खुद समझाओगे। शेषावस्था जन्म से 6 साल तक, 6 साल तक के बच्चे को हम शिशु कहेंगे। फिर 7 से 12 तक अपन क्या कहेंगे, बाल्यावस्था। फिर आपको पता है टीनेजर्स 13 से 18, 13 14 टीनेजर्स कहते हैं। तो जहां पे टीन आता है वो सारे इसमें आ जाएंगे, यानी कि 13 से 18 साल तक किशोरावस्था और 18 के बाद प्रौढ़ावस्था। यानी कि इसको याद करने में आई होप आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, सबसे सिंपल है, तो इसको आप याद रखेंगे। फिर रोज वाला भी इससे मिलता जुलता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इतना सा अंतर है कि इन्होंने सिर्फ बाल्यावस्था कहा। इन्होंने कहा कि एक पूर्व बाल्यावस्था होती है, एक उत्तर बाल्यावस्था होती है। ये बाल्यावस्था को भी दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे सॉरी, अब आप देखेंगे तो किशोरावस्था वही 13 से 18 है, इसमें भी 13 से 18। प्रौढ़ावस्था 18 के बाद है, इसमें भी 18 के बाद है। डिफरेंस कहां पे आता है, देखो बाल्यावस्था, देखो बाल्यावस्था में ये उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 है, इसमें जो बाल्यावस्था है वो इसमें उत्तर बाल्यावस्था है। यानी कि जो जन्म से 6 वर्ष है ना, इसको ये दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। कौन, रोज। एक तो इसको शेष अवस्था कहते हैं कि जन्म से 2 साल तक शेष अवस्था रहती है, और 3 से 6 साल तक पूर्व बाल्यावस्था रहती है, ठीक है। तो इनको आप कंपेयर करके पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा। फिर इनके अंदर थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ी मेहनत करो, 4-5 बार देखोगे, आ जाएगा, ठीक है। तो ये था विकास की अवस्थाओं का अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग वर्गीकरण, जो अपन को याद रखना, ठीक है। इतनी चीजें आप अगर याद रखते हैं तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। मेरे अनुसार आप इसके नोट्स बनाओ, 5-10 पेज की नोट्स बनेगी, उसको कम से कम 3-4 पढ़ो, 3-4 बार पढ़ोगे ना तो अभी तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपन देखो, एक बार सुन लो ध्यान से। अब अपन को 3 चीजें पढ़नी है। एक अपन को पढ़नी है शेष अवस्था, यानी कि शेष अवस्था को और किस किस नाम से जाना जाता है और शेष अवस्था की विशेषता क्या है। फिर अपन को पढ़ना है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को और किन किन नामों से जाना जाता है, उनकी मुख्य विशेषता क्या है। फिर अपन को पढ़ना है किशोरावस्था, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता, और उसके बाद में किशोरावस्था के अंदर जो है वो कुछ भोजन संबंधी विकार होते हैं, वो अपन को देखना है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वो चीजें मैं एक एक करके अब आपके सामने डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो, शेषावस्था जन्म से 6 साल तक होती है, ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। वर्गीकरण के अनुसार, जो जोन्स का वर्गीकरण है उसके अनुसार हम पढ़ चुके हैं कि जन्म से 6 वर्ष शेषावस्था का काल हो जाएगा। अब शेषावस्था को अन्य किन नामों से जानते हैं, तो शेषावस्था, या फिर अपन ये कह सकते हैं ये शेषावस्था की विशेषता है, या फिर शेषावस्था के अन्य नाम है, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले शेषावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किया जाता है, यानी कि व्यक्ति के अंदर सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहते हैं, शेषावस्था। उसके बाद इसका दूसरा जो है वो है सीखने का आदर्श काल, और ये बात कौन कहते हैं, वैलेंटाइन कहते हैं। तो ऐसे आप इसको याद रखना है बिल्कुल ऐसे कैसे, कि वैलेंटाइन ने कहा कि शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है, ठीक है। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, सीखने का आदर्श काल, और ये बात बताते हैं वैलेंटाइन। उसके बाद इसे खिलौनों की आयु कहा जाता है, यानी कि जब बच्चा 4-5-6 साल तक का होता है, 2-3 साल का, तो उस समय वो खिलौनों से बहुत प्रेम करता है, खिलौनों से खेलता है, ठीक है। तो इसे खिलौनों की आयु कहते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे बाल्यावस्था, उसे खेल की आयु कहते हैं, जबकि ये खिलौनों की आयु है, ठीक है। फिर आता है अतार्किक चिंतन की अवस्था। 5-6 साल का बच्चा क्या तार्किक चिंतन करेगा, उसकी बातें बिल्कुल अतार्किक बातें होंगी, है ना, जिसमें कोई तर्क ना हो। फिर शेष अवस्था जो है ये भावी जीवन की आधार है, भावी जीवन का आधार अपन इसको कह सकते हैं। वैलेंटाइन कहते हैं कि एक बालक पहले 5-6 सालों में अपने भावी जीवन की आधार, भावी जीवन की नींव रख लेता है, ठीक है। सॉरी, वैलेंटाइन सिगमंड फ्राइड कहते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये कथन भी याद रखना कि ये कथन किसके हैं, ठीक है। तो सिगमंड फ्राइड का मानना है कि एक बच्चा, एक बालक अपने जीवन की पहले 5 से 6 वर्षों में अपने भावी जीवन की नींव रख लेता है, यानी कि भावी जीवन का आधार कौन हुआ, शेषावस्था। उसके बाद जॉन लॉक का एक कथन बड़ा फेमस है, याद रखना, स्टार मार्क करा मैंने इसको। इसमें इन्होंने कहा कि जो शिशु होता है
यानी कि शेष अवस्था में शिशु कहेंगे। शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान होता है, ठीक है। स्लेट का मतलब वही पाटी, ठीक है। तो कोरी स्लेट, कोरी का मतलब बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं, उसको आप जैसा बनाना चाहो वैसा बना दो, ठीक है। तो कोरी स्लेट के समान होता है, इसे कहते हैं तबुला राशा। ये फैक्ट, ये लाइन आपको याद रखनी। और अगर हम शेष अवस्था की विशेषता की बात करें तो शेष अवस्था के अंदर शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, शारीरिक विकास भी मानसिक विकास भी। दूसरी बात, इनके शेष अवस्था में जो बच्चे होते हैं, शिशु जो होते हैं, वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, कोई भी काम वो खुद नहीं करते। 2-3 साल 4 साल का बच्चा क्या खुद काम करेगा, हर चीज के लिए वो दूसरों के ऊपर निर्भर रहेगा, ठीक है। उसको स्नान करवाना, कपड़े पहनाना, ये सारा उसका काम उसकी माँ करेगी, ठीक है। बाकी जो भी है, मतलब सारी चीजों में वो कहीं ना कहीं किसी पे अन्य पर निर्भर रहेगा, दूसरों पर निर्भरता पाई जाती है, ठीक है। अन्य शिशुओं के प्रति रुचि होगी, और कुछ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, अन्य शिशुओं के प्रति रुचि, यानी कि छोटा बच्चा दूसरे बच्चे को देख करके बहुत राजी होता है ना। तो अन्य शिशुओं के प्रति उसकी रुचि होगी, कल्पना बाहुल्य उसमें पाया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होगी, सीखने की प्रवृत्ति होगी, अनुकरण से सीखने की प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति, ये सारी की सारी शेष अवस्था की विशेषता है, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। शेष अवस्था के बाद अपन को क्या पढ़ना है, बाल्यावस्था। तो शेष अवस्था में कम से कम इतनी जो बातें मैंने बताई है वो तो आपको याद होनी ही चाहिए। अब अपन देखते हैं बाल्यावस्था। चलो अब अपन देखते हैं बाल्यावस्था के बारे में। इससे पहले हमने शेष अवस्था के बारे में पढ़ा, शेष अवस्था की विशेषताएं देखी, शेष अवस्था के अन्य किन किन नामों से जाना जा सकता है वो हमने चीजें देखी। वैसे ही अपन को बाल्यावस्था देखनी है। बाल्यावस्था का काल अगर हम बात करें जोन्स के अनुसार तो 6 से 12 वर्ष तक, ठीक है। बाल्यावस्था को जीवन का निर्माणकारी काल कहा जाता है। बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा जाता है। बाल्यावस्था को अनोखा काल किसने कहा, कोल एवं ब्रूस ने। ये चीजें भी आप साथ साथ में याद रखना मनोवैज्ञानिकों के नाम पे। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया है रोस ने। रोस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा गया किलोपैट्रिक के द्वारा। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, खेल की आयु, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चे की खेल में रुचि बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से खेल की आयु। समूह की आयु, समलिंगी समूह यहाँ पे बनाए जाएंगे। झूठ बोलने की प्रवृत्ति, नेता बनने की इच्छा, उत्पाती अवस्था, समयों पर नियंत्रण, शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता और संग्रह करने की प्रवृत्ति। ये सारी की सारी बाल्यावस्था की विशेषता है और एक एक करके इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया रोज ने। क्यों कहा, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे को ये लगता है कि वो मैच्योर हो गया है, वो जो कुछ भी कर रहा है वो सही है, दूसरे लोग जो उसको रोकते टोकते हैं वो गलत कर रहे हैं। यानी कि एक तरीके से इसमें जो है, इस अवस्था में बच्चे को ये लगने लग जाता है कि वो एक परिपक्व है और वो स्वयं को एक परिपक्व इंसान मानता है। इस वजह से, जबकि वास्तव में क्या होती है, उसके अंदर कोई परिपक्वता जैसी चीज नहीं होती, इसलिए इसे मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया। दूसरी बात, प्रारंभिक विद्यालय की आयु, यानी कि अमूमन 6 साल की उम्र में बच्चा जो है वो विद्यालय जाता है, ठीक है। उसके बाद समूह की आयु, यानी कि इस अवस्था में बच्चे जो है वो एक झुंड बना करके रहते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 6 से 12 साल के, छोटे नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये झुंड बना करके रहने की इनमें प्रवृत्ति होती है। एक साथ 5-7 बच्चे आपको मिलेंगे, झुंड बना करके रहते हैं। और झुंड कैसे बनाएंगे, समलिंगी समूह, ऐसे नहीं लड़का लड़कियों के साथ झुंड बना रहा, नहीं, लड़के लड़कों का अलग झुंड होगा, लड़कियों का अपना अलग झुंड होगा, यानी कि समूह बनाएंगे लेकिन समलिंगी, अपने समान लिंग के साथ, ठीक है। चलो अगला है झूठ बोलने की प्रवृत्ति। सबसे ज्यादा आपको बाल्यावस्था मिलेगी, सबसे ज्यादा झूठ। वैसे हर स्टेज में झूठ बोलते हैं अपन, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रवृत्ति, हर बात बात पे झूठ बोलना, वो बाल्यावस्था की विशेषता है। तो झूठ बोलने की बहुत ज्यादा प्रवृत्ति। नेता बनने की इच्छा, अब नेता का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि पॉलिटिकल लीडर, मतलब उसके अंदर लीडरशिप का गुण जो है वो उसके अंदर विकसित हो जाता है, नेता बनने की इच्छा उसके अंदर जागृत हो जाती है ना। उसके बाद उत्पाती अवस्था, सबसे ज्यादा जो बालक उत्पात मचाते हैं वो कौन से होते हैं, 6 से 12 साल वाली उम्र वाले सबसे ज्यादा तोड़फोड़ करते हैं, ठीक है। संवेगों पर नियंत्रण, यानी कि इस अवस्था तक आते आते बालक के अंदर संवेगों पर, उसके जो इमोशन है उसके ऊपर कंट्रोल हो जाता है। यानी कि 2 साल का बच्चा है, वो कोई चीज के लिए रोएगा तो रोता ही रहेगा, ठीक है, चुप ही नहीं होगा जब तक उसको वो ना मिले। लेकिन यहाँ पे जो 7-8 साल का बच्चा है, उसको पता है कि मैं इसके लिए रोऊंगा तो पापा आएंगे, एक थप्पड़ चढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको संवेगों पर वो अपना कंट्रोल स्थापित करने लग जाता है, ये होता है। फिर आता है शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता, यानी कि जैसे कि अपने पढ़ा शेष अवस्था के अंदर शारीरिक और मानसिक विकास तीव्रता के साथ होते हैं, यहाँ पे आकर के वो स्टेबल हो जाता है,
यानी कि उनके अंदर स्थिरता आ जाती है, बहुत ज्यादा शारीरिक और बहुत ज्यादा मानसिक विकास यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। और फिर जब वो वापस किशोर अवस्था में जाएंगे फिर तीव्र गति से हो जाएंगे, यानी कि पहले तीव्र गति से, फिर रुक गए, फिर तीव्र गति से। तो ये विकास के अंदर देखने को मिलता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, नई नई चीजों को कलेक्ट करना वो चाहता है। तो ये सारी की सारी किसकी विशेषता है साहब? बाल्यावस्था की विशेषता। ठीक है, इनको ऐसे कैसे नोट करके, कम से कम ये जो पॉइंट मैंने बताया ना, इनको तो अपन जरूर दिमाग में रखेंगे। ठीक है, अब किशोर अवस्था के बारे में थोड़ी सी बातें अपन पढ़ लेते हैं, फिर विकास की जो अवस्था है, शेष अवस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, इन तीनों के बारे में जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगी। और ये इतना भी कम नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, लगभग मैं 90% आपको मैटर कवर करवा रहा हूं। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, अगर सवाल आएगा तो आप बिंदास रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप पक्का सवाल कर लोगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, विश्वास है, गारंटी है। किशोर अवस्था अगर अपन बात करें तो इसकी कुछ विशेषताएं जैसे कि अपन देखें, सबसे पहले अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने किशोर अवस्था के बारे में क्या कहा। सबसे पहले अपन बात करें स्टैनली हॉल की, तो स्टैनली हॉल कहते हैं कि किशोर अवस्था एक प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है। ये स्टैनली हॉल का स्टेटमेंट है कि किशोर अवस्था एक प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है। और ऐसे कैसे आपको याद है। फिर जो है किलोपैट्रिक कहते हैं कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किलोपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ठीक है, उसके बाद में जोन्स के अनुसार किशोरावस्था शेषावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था क्या है? शेषावस्था की पुनरावृत्ति है। क्यों कहा गया इसको शेषावस्था की पुनरावृत्ति? क्योंकि शेषावस्था के अंदर भी अपन जो है वो किसी चीज पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, अपने अंदर समायोजन का अभाव होता है शेषावस्था में। वही चीज किशोरावस्था में देखने को मिलती है, यहाँ पे भी समायोजन का क्या होता है? अभाव पाया जाता है। इस वजह से जोन्स ने कहा कि किशोरावस्था शेषावस्था की क्या है? पुनरावृत्ति है, रिपीटेशन है। उसके बाद में जर्सिल्ट कहते हैं कि किशोरावस्था एक वह अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था की ओर संक्रमण करता है। यानी कि सिंपल सी बात है, बाल्यावस्था और परिपक्व अवस्था के बीच कौन सी स्टेज होती है? किशोरावस्था। यानी कि बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था के बीच संक्रमण करता है किशोरावस्था, वह अवस्था होती है। या फिर अपन कह सकते हैं कि किशोरावस्था जो है वो वयस्क अवस्था की दहलीज होती है, परिपक्व अवस्था की क्या होती है? दहलीज होती है। उसके बाद किशोरावस्था के अंदर घनिष्ठ मित्रता होती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मित्रता मिलती है वो घनिष्ठ मित्रता कहाँ पे मिलेगी? किशोरावस्था में। ये चीज हम देख ही चुके हैं, समस्या या बड़ी उलझन की आयु किशोरावस्था को माना गया है। फिर किशोरावस्था के विकास के कुछ सिद्धांत हैं, दो सिद्धांत आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो आता है त्वरित विकास का सिद्धांत, एक आता है क्रमिक विकास का सिद्धांत। ये किशोरावस्था के विकास से संबंधित दो सिद्धांत है, एक त्वरित विकास सिद्धांत और एक क्रमिक विकास सिद्धांत। त्वरित विकास सिद्धांत किसने दिया? स्टैनली हॉल ने दिया। और क्रमिक विकास सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। अब त्वरित विकास सिद्धांत क्या होता है इसको समझते हैं कि त्वरित का मतलब शीघ्र से, यानी कि कोई भी परिवर्तन जो किशोरों के अंदर आते हैं वो अकस्मात आते हैं, अचानक से आते हैं। जबकि क्रमिक विकास सिद्धांत का मानना है कि परिवर्तन अचानक से नहीं आते हैं, पर जो भी परिवर्तन है वो धीरे धीरे आएंगे और क्रमानुसार आते हैं, स्टेप बाय स्टेप आते हैं, धीरे धीरे आएंगे। तो ये दोनों का अलग अलग जो है वो मत है। त्वरित विकास सिद्धांत का अपना अलग मानना है कि किशोरों में जो भी परिवर्तन आते हैं वो अकस्मात रूप से, अचानक रूप से आते हैं, और इसके समर्थक हैं स्टैनली हॉल। क्रमिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरों में जो परिवर्तन आएंगे वो धीरे धीरे और क्रमानुसार आते हैं, और इसके समर्थक थॉर्नडाइक है। ठीक है, तो ये किशोरावस्था के अंदर आपको ध्यान रखना है कि प्रबल दबाव, तनाव एवं तूफान, संघर्ष का काल है। किशोरावस्था शिशुअवस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना गया है। इसमें घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है। समस्या की आयु, या फिर अपन कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा बड़ी उलझन की आयु इसे कहा जाता है। इसके विकास के दो सिद्धांत है, त्वरित विकास का सिद्धांत जिसके अनुसार किशोरों में जो परिवर्तन आते हैं वो अकस्मात रूप से आते हैं, समर्थक स्टैनली हॉल। फिर क्रमिक विकास सिद्धांत आता है जिसके अनुसार जो भी परिवर्तन है वो धीरे धीरे क्रमानुसार आएंगे, और इसके समर्थक थॉर्नडाइक है। ठीक है, ये इतनी बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। अब अपन पढ़ेंगे किशोरावस्था के अंदर भोजन से संबंधित कुछ विकार हैं, उनके बारे में। तब तक आप इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो, किशोरावस्था में भोजन से संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिक विकार हैं, कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं। वो कौन कौन से हैं? एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और बिंजी आहार विकार या मोटापा। ये तीन प्रकार के विकार जो है वो आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मानते हुए आपको याद रखना है। एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और बिंजी आहार विकार या मोटापा। ठीक है,
एक एक करके अपन समझते हैं। सबसे पहले एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, देखो ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये उनका अपना मानना होता है, उनकी अपनी थॉट होती है। इसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर जो किशोर या किशोरियां होती है वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि वो क्या हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं। वो क्या हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, इसलिए उन्हें भोजन क्या करना चाहिए, कम खाना चाहिए। ये उनकी सोचना है उनका, ठीक है, कि वो हो रहे हैं मोटे, और अगर वो मोटे हो रहे हैं तो इनको फिर भोजन को कम करना चाहिए। अब यहाँ पे भले ही वो मोटे हो ही नहीं, उनका भार सामान्य भार से भी भले ही कम हो, लेकिन वो क्या करेंगे, भोजन की मात्रा में कटौती कर देंगे, भूखे रहना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जिससे क्या हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे। तो एक तरीके से बुली एनोरेक्सिया नर्वोसा में किशोर जो है ये क्या सोचते हैं कि वे मोटे हो गए हैं, चाहे भार सामान्य भार से कम भी हो, फिर ये भार को नियंत्रित करने हेतु भोजन को कम खाने लगते हैं, भूखे रहने लगते हैं, जिससे अस्थियां पतली हो जाती है, शरीर कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। बुलिमिया नर्वोसा के अंदर क्या होता है, बुलिमिया नर्वोसा में इनमें ये सोचते हैं कि इन्हें कोई प्यार नहीं करता। सबसे पहले इनके अंदर थिंकिंग आई कि इन्हें कोई प्यार नहीं करता। अब प्यार करेंगे कैसे, इसके लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा खाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाना खाना शुरू करेंगे, अत्यधिक खाना खाते हैं, फिर यही सोचकर कि ये कहीं मोटे नहीं हो जाए, फिर ज्यादा खा तो लिया, अब सोचे यार कहीं वापस फिर से मोटे नहीं हो गए, तो फिर उस खाने को वापस उगल देते हैं, उल्टी कर देते हैं, तो इसे कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। तो सिंपल भाषा में कहूं तो सबसे पहले इनको लगता है कि इन्हें कोई प्यार नहीं करता, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अत्यधिक मात्रा में भोजन खाते हैं, और फिर यही सोच के कि मोटे हो जाएंगे उस भोजन को वापस उगल देते हैं, बस। फिर आता है बिंजी आहार विकार या मोटापा, और मोटापा कब आएगा, जब अत्यधिक मात्रा में आप भोजन खाएंगे, यानी कि ये बहुत ज्यादा क्या करते हैं, भोजन खाते हैं, चाहे भूख नहीं हो तब भी ये खाएंगे, चाहे भूख हो तब तो और ज्यादा खाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों प्रकार के विकार जो है वो आपको इसमें ध्यान में रखने हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और बिंजी आहार विकार या मोटापा। ये थी किशोरावस्था से संबंधित कुछ विकार, और इससे पहले हमने किशोरावस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जो कही उसके बारे में देखा। तो यहाँ तक अपनी की जो विकास की अवस्था है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, वो कंप्लीट है। अब अपन का एक पार्ट बाल विकास में और बचा हुआ है, वो क्या है, इसमें अपन विकासात्मक सिद्धांत पढ़ेंगे, यानी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, ठीक है, नैतिक विकास सिद्धांत, भाषा विकास सिद्धांत। तो ये सारे के सारे जितने भी सिद्धांत है इनको अपन नेक्स्ट इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तब तक ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आप चाहो तो रिवीजन कर लीजिए या फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब अपन क्या पढ़ेंगे साहब, अब अपन पढ़ेंगे विकासात्मक सिद्धांत, और एक एक करके पढ़ेंगे, 7 8 या 9 के आसपास जो है वो सिद्धांत है। शॉर्ट के अंदर मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट जिसे कहते हैं वो चीजें करवाऊंगा, ठीक है, ताकि अपना जो है वो काम चल जाए, इतनी चीजें अपन करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब बाल विकास के अंदर अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विकासात्मक सिद्धांत या विकास के सिद्धांत। इसके अंदर टोटल 8 से 9 सिद्धांत है जिनके बारे में अपन को पढ़ना है, और यहाँ से भी एग्जाम में सवाल आते हैं। सबसे पहले सवाल जो है वो उस सिद्धांत जो है वो दिया किसने, उसके प्रवर्तक कौन है, या उस सिद्धांत को देने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है, वो हमें ध्यान होना ही चाहिए। इसके अलावा उस सिद्धांत के अंदर क्या क्या बातें की गई हैं उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला जो सिद्धांत हमने उठाया है विकास के सिद्धांत के अंदर वो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मनोविश्लेषणवादी कौन है, सिगमंड फ्राइड है। तो मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है उसके प्रवर्तक कौन है, सिगमंड फ्राइड हो जाएंगे, ये चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे एक मनोलैंगिक विकास सिद्धांत आएगा, उसके भी प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, सिगमंड फ्राइड हो जाएंगे, ठीक है। आगे मनोसामाजिक विकास सिद्धांत आएगा जिसके प्रवर्तक एरिक्सन हो जाएंगे। फिर कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत आएगा, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास या विकास सिद्धांत आएगा, नोम चॉम्स्की का भाषा विकास सिद्धांत आएगा। तो बहुत सारे सिद्धांत आएंगे, यूरी ब्रॉन फेनर का जो पारिस्थितिकी प्रकृति सिद्धांत आएगा। 8 से 9 सिद्धांत है जिसके बारे में आज अपन को पढ़ने वाला है, और एकदम टू द पॉइंट जो चीजें अपन को पढ़नी चाहिए साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए, जिस प्रकार अपन पढ़ सकते हैं वही चीजें मैं कलेक्ट करके लिए आपके लाया हूँ। बिल्कुल इधर उधर का कचरा नहीं है, टू द पॉइंट अपन बात करेंगे, फैक्ट वाले सवाल आपके सीधे सीधे यहाँ से फंस जाएंगे, ठीक है। तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के जो जितना मैटर मैं आपको दे रहा हूँ विश्वास करके बस उसको समझ लीजिए, और बस उसको बार बार 2 3 4 बार जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। मनोविज्ञान के अंदर आप जितना भी कर लोगे ये मोर देन सफिशिएंट है, ये आप मान के चलो,
ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो इसके प्रवर्तक वही सिगमंड फ्राइड हो जाएंगे, ये चीज हमने समझ ली। अब इसके दो पहलू हैं, वैसे तीन पहलू हैं। एक इसके अंदर जो है वो स्थलाकृति संरचना या अपन इसको कह सकते हैं आकारात्मक संरचना। दूसरी जो चीज होती है या दूसरा जो पहलू है वो गत्यात्मक या संरचनात्मक संरचना। और तीसरा एक और पहलू होता है मनोलैंगिक विकास या मनोलैंगिक संरचना। ठीक है, तो मनोलैंगिक विकास को अपन आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम दो पहलुओं की चर्चा करेंगे, एक स्थलाकृति और एक गत्यात्मक। स्थलाकृति संरचना में तीन चीजें आती हैं, यानी कि मस्तिष्क की तीन, जो मन की तीन अवस्थाएं हैं, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन या अवचेतन मन। तीन प्रकार की चीजें होती हैं, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। ये तीन प्रकार के जो है वो आपके माइंड होते हैं। ठीक है, तो ये पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन या अवचेतन मन, तीन प्रकार के मन होते हैं। अब इनके बारे में हमें समझना है कि चेतन मन क्या होता है, अर्धचेतन क्या होता है और अचेतन क्या होता है। अगर मैं बात करूं चेतन मन की, यानी कि कॉन्शियस माइंड, यानी कि आपके मस्तिष्क की जो जागृत अवस्था है, यानी कि अभी जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, चेतन मन से पढ़ा रहा हूं, पूरा कॉन्सेंट्रेट है, फुल कॉन्सेंट्रेट है। ठीक है, तो वो चेतन मन जो मस्तिष्क की जागृत अवस्था है वो चेतन मन होता है। और ये जो है इसका संबंध वर्तमान व वास्तविकता से होता है। चेतन मन का संबंध वर्तमान से होता है, वास्तविकता रियलिटी से होता है, वो होता है अपना चेतन मन। सिंपल भाषा। अचेतन मन क्या होता है? अचेतन मन का मतलब होता है कि कुछ कटु अनुभूतियां हैं, दुखद बातें हैं जो आपके जीवन में पहले घटित हुई, ठीक है, और या फिर दमित इच्छाएं हैं, आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसी इच्छाएं रही होगी जिनकी आप पूर्ति नहीं कर पाए, ठीक है, वो दब गई हैं, ठीक है, या फिर पूर्व अनुभव हैं, आपने पहले कुछ एक्सपीरियंस लिए हैं, तो वो सारी चीजें जो अभी वर्तमान समय में आपके काम में नहीं आ रही है, वो आपके मस्तिष्क में कहीं न कहीं दब के एक कोने में पड़ी, उसको कहते हैं अचेतन मन। यानी कि मन का वह भाग जहाँ पे आपने जितनी भी दुखद बातें हैं जिनको समय के साथ आप भूल गए, जितनी भी इच्छाएं हैं जिनको आप पूरी नहीं कर पाए वो समय के साथ दब गई, वो सारी की सारी चीजें आपके कोई पहले के एक्सपीरियंस हैं, अनुभव हैं, वो समय के साथ दब गए, वो अचेतन मन के अंदर दबे हुए रहते हैं, वही अचेतन मन होता है। यानी कि वो चीजें आपके पीछे कहीं न कहीं अपन कह सकते हैं पर्दे के पीछे रह गई, समझ गए, तो वो होता है अचेतन मन। और ये व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होता है, वो माइंड जो है वो कंट्रोल में हमारे नहीं होता है, अचेतन मन व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, सिगमंड फ्राइड जो है इन्होंने अचेतन मन को सबसे महत्वपूर्ण माना है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे कि सिगमंड फ्राइड अचेतन मन को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो मन का प्रकार है वो अर्धचेतन या अवचेतन मन इसको कहते हैं। अर्धचेतन या अवचेतन का मन होता है कोई भी याद की हुई चीजें हैं, कोई भी पहले हुई चीजें हैं जो हम अचानक से भूल जाते हैं, मतलब हकला जाते हैं, अटक जाते हैं, तो उसको कहते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी सीधा पूछ लूं कि भाई जैसे कि मैंने एक सवाल डाला, असम्मित पुष्प का उदाहरण है, ठीक है, तो अब आपने पहले बहुत पढ़ा है या कम पढ़ा है, तो आप उन चीजों को अचानक से भूल जाते हो, एकदम से याद नहीं आता आपके, तो यार जीभ पे है, अभी याद नहीं आ रहा, तो वो जो चीजें हैं वो अर्धचेतन मन की बातें हैं। यानी कि एकदम से आप कोई भी चीज को अचानक से भूल जाना, हगला जाना, अटक जाना, वो चीजें सारी की सारी किसमें आ जाएगी? अर्धचेतन मन के अंदर आ जाएगी। और ये अर्धचेतन मन जो है ये दोनों के बीच की अवस्था है, यानी कि चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था को अपन अर्धचेतन मन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्थलाकृति या आकारात्मक जो संरचनाएं होती हैं उसके अंदर मन की तीन अवस्थाएं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, इन तीनों के बारे में आपको जानना है। चेतन मन मस्तिष्क की जागृत अवस्था होती है, वास्तविकता से संबंधित होती है। अचेतन मन जो है वो दमित इच्छाएं, पूर्व अनुभव, कटु अनुभूतियां जो होती हैं वो आपकी क्या होती है? दब जाती हैं, वो अचेतन मन होता है, ये व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं होता। सिगमंड फ्राइड ने इसे सबसे महत्वपूर्ण बताया है। अर्धचेतन की बात करूं तो चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था को अर्धचेतन कहते हैं। याद की हुई चीजों को अचानक से भूल जाना, अटक जाना, हगला जाना, वो सारे अर्धचेतन की विशेषता है। फिर दूसरी आती है गत्यात्मक संरचना या स्थलाकृति संरचना। इसके अंदर तीन चीजें मिलती हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो, यानी कि इदम, अहम और परम अहम। इड जो है ये इदम जो होता है ये व्यक्ति के अंदर जन्म जात होता है, जन्म से ही होता है। इदम या इड अपन जिसको कह सकते हैं, तो ये विशेषता एक व्यक्ति में जन्म से मिलती है। ये सुखवादी सिद्धांत से संबंधित है, मतलब इसमें व्यक्ति को सुख मिलना चाहिए, वो चीज चाहे कुछ भी हो, वो अपने सुख की जो है वो सोचता रहता है कि इसमें मुझे प्लेजर आ रहा है, वो चीज होती है। इसलिए इसे कहते हैं मनुष्य के अंदर दानव, यानी कि वो अच्छा बुरा उचित अनुचित कुछ भी नहीं सोचते हुए ये सोचता है कि इससे मुझे प्लेजर मिलेगा, वो उस चीज को अंजाम दे देता है।
तो वो सुखवादी सिद्धांत से संबंधित है, इसलिए इसे मनुष्य के अंदर दानव कहते हैं। ये अचेतन मन से संबंधित है। तो ईड के बारे में ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि ईड जो होता है वो आपके जन्म से ही जन्मजात होता है, सुखवादी सिद्धांत से संबंधित होता है, अचेतन मन से संबंधित होता है, मनुष्य के अंदर दानव होता है। ठीक है, डेविल इन ह्यूमन। ईगो जो होता है, अहम क्या होता है? अहम जो है, ये अहम की भावना आपको 1 से 2 वर्ष के अंदर आ जाती है, यानी कि जब बच्चा 1 से 2 साल का होता है उस समय उसके अंदर ईगो की भावना आ जाती है। ये एक वास्तविक सिद्धांत है और ईगो का संबंध चेतन मन से है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर मनुष्य के अंदर मनुष्य होता है। ईगो जो होता है ये ईड व सुपर ईगो के बीच संतुलन का कार्य करता है, यानी कि समायोजन के लिए जिम्मेदार कौन होता है? आपका ईगो होता है। वहीं अगर मैं बात करूं सुपर ईगो यानी कि परम अहम, इसकी भावना 5 से 6 वर्ष की उम्र में आ जाती है और ये आदर्शवादी सिद्धांत से संबंधित है। इसके अंदर मनुष्य के अंदर देवता होता है, क्योंकि आदर्शवादी सिद्धांत का मतलब वो आदर्शों की बातें करता है, तो वो अपन कह सकते हैं मनुष्य के अंदर देवता वाली भावनाएं इन सुपर ईगो वाली कंडीशन में आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी है और नोट करनी है। अब एक चीज जो है मैंने यहाँ पे बताई कि सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि जो लड़के होते हैं उनके अंदर ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है, जिसकी वजह से वो माँ से ज्यादा प्यार करते हैं। यानी कि लड़के माँ से ज्यादा प्यार करेंगे और लड़कियां पिता से ज्यादा प्यार करेंगी, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके याद रख लेना कि लड़कों के अंदर ओडिपस ग्रंथि मिलती है, जिसकी वजह से वो माँ से ज्यादा प्रेम करेंगे, माँ से ज्यादा प्यार करेंगे। वहीं लड़कियों के अंदर इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है और जिस कारण वो अपने पिता से अधिक प्रेम करती है। ठीक है, तो ये जो है वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में मुख्य बातें थी, की पॉइंट्स हैं जिनको अपने दिमाग में रखना है। सवाल अगर आता है तो आपको यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, चलो ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत खत्म हुआ। अब अपन अगले जो है वो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की तरफ बढ़ेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला जो है वो सिगमंड फ्राइड का ही मनोलैंगिक विकास सिद्धांत आता है, जिसके अंदर सिगमंड फ्राइड ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर अलग अलग अवस्थाओं के अंदर जो है वो अलग अलग कामुकता क्षेत्र होते हैं। यानी कि एक बालक के अंदर, एक मनुष्य के अंदर काम प्रवृत्ति पाई जाती है, जिससे वो अपनी लैंगिक संतुष्टि प्राप्त करता है। लेकिन वो जो काम प्रवृत्ति है वो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग क्षेत्रों में होती है, यानी कि कामुकता क्षेत्र अलग अलग होते हैं। और इसी के आधार पर मनोलैंगिक विकास को समझाने के लिए इन्होंने, सिगमंड फ्राइड ने 5 अवस्थाएं हमें बताई। वो 5 अवस्थाएं कौन सी हैं? एक होती है मुख्य अवस्था, दूसरी बुद्धि अवस्था, लैंगिक अवस्था, सुप्त अवस्था और जननेंद्रिय अवस्था। ये 5 अवस्थाएं हैं जिनके आधार पर सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास को समझाया। ठीक है, तो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का है, पहली बात हमें ये याद रखनी है। उसके बाद इसमें मनोलैंगिक विकास को समझाने के लिए, यानी कि कामुकता क्षेत्र के आधार पर जो है वो अलग अलग 5 अवस्थाएं हमें बताई, जिसमें इनके नाम मुख्य अवस्था, बुद्धि अवस्था, लैंगिक अवस्था, सुप्त अवस्था व जननेंद्रिय अवस्था हो जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे इनके अंदर हमें जो चीजें ध्यान में रखनी, एक तो इनकी अवधि ध्यान में रखनी है कि यानी कि बुद्धि अवस्था या मुख्य अवस्था किस से किस टाइम पीरियड के बीच में होती है। फिर उसके अंदर कामुकता क्षेत्र क्या होता है, यानी कि हमने देखा कि कामुकता क्षेत्र अलग अलग होता है, इसी वजह से हमने इसको बांटा है। तो अलग अलग कामुकता क्षेत्र हम यहाँ पे देखेंगे और फिर फाइनली हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या मुख्य विकास होता है इस अवस्था के अंदर। सबसे पहले अगर मुख्य अवस्था की बात करूं तो ये 0 से 18 माह के बीच का जो समय होता है, टाइम पीरियड होता है, उस समय एक बालक के अंदर मुख्य अवस्था होती है। मुख्य अवस्था कहने का मतलब इस समय जो सबसे ज्यादा कामुकता वाला क्षेत्र होता है वो क्या होता है? मुख होता है। सबसे ज्यादा कामुकता वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा? मुख हो जाएगा। और इसके अंदर जो है वो मुख्य जो विकास होता है वो होता है स्तनपान को छुड़वाना। यानी कि एक बच्चा जब छोटा होता है तो वो अपने माँ के स्तनों से जो है वो पोषण प्राप्त करता है, लेकिन जब वो 18 माह के बाद उसकी बात करें, क्योंकि ये 0 से 18 होती है, तो 18 माह के बाद उसको धीरे धीरे जो है वो स्तनपान छुड़वा दिया जाता है और वो अन्य वगैरह जो भी है, दूध वगैरह जो है वो पीता है, खाना वगैरह थोड़ा खाता है। ठीक है, फिर आती है बुद्धि अवस्था। ये 18 से 3 साल के बीच वाला जो टाइम पीरियड है वो बुद्धि अवस्था होगी। इसके अंदर जो मुख्य कामुकता क्षेत्र होता है वो गुदा होता है, एनस होता है। उसके अंदर जो मुख्य विकास होगा वो मल मूत्र विसर्जन का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो मल मूत्र विसर्जन का परीक्षण इसमें दिया जाएगा बुद्धि अवस्था में। तो आपको यहाँ पे जितनी मैंने ये टेबल बनाई ना, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, एक एक चीज। ठीक है, एक एक चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जो भी करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट ही करवा रहा हूँ, कितनी बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अवधि, कामुकता क्षेत्र और मुख्य विकास, ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। अवधि हम बात करें बुद्धि अवस्था की तो 18 से 3 साल, कामुकता क्षेत्र गुदा होता है, मलमूत्र विसर्जन। फिर आती है लैंगिक अवस्था जो 3 से 5 साल के बीच में होती है। इसके अंदर जो मुख्य कामुकता क्षेत्र होता है वो लैंगिक अंग होते हैं।
यानी कि इसके अंदर जो मुख्य विकास होगा वो ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि का समाधान हो जाएगा। फिर अपन ध्यान करें सुप्तावस्था की, तो सुप्तावस्था के अंदर जो है वो 5 से 12 साल के बीच की जो अवधि होती है वो यहाँ पे हो जाती है सुप्तावस्था में। नाम से पता चल रहा है सुप्तावस्था, यानी कि यहाँ पे कोई भी कामुकता क्षेत्र नहीं पाया जाता, यानी कि कोई भी कामुकता क्षेत्र यहाँ पे नहीं होता है। फिर अगर हम बात करें सबसे लास्ट में जननेंद्रिय अवस्था जो 12 साल के बाद होती है, इसके अंदर भी वही कामुकता क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा, लैंगिक अंग हो जाएगा। इसके अंदर लैंगिक परिपक्वता जो है वो उस व्यक्ति के अंदर, उस बालक के अंदर आ जाती है, जो उसका मुख्य विकास होता है। ठीक है, तो ये 5 अवस्थाएं हैं जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। ये मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की 5 अवस्थाएं हैं जो सिगमंड फ्राइड ने हमें बताया। ठीक है, तो ये जो टेबल है इनको अपने दिमाग में जोर डाल करके घुसाने का प्रयास करें, क्योंकि सवाल बन सकते हैं यहाँ से। अब अपन अगले सिद्धांत की बात करेंगे। अगला जो सिद्धांत आता है वो आता है एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत जो है, इसके अंदर ये मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताते हैं। जैसे कि पिछले हमने देखा सिगमंड फ्राइड ने जो है वो मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं हमें बताई, वैसे ही ये जो है एरिक्सन मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताते हैं। अब ये 8 अवस्थाएं जो है वो जो भी है मैंने आपके सामने लिख दी, याद आपको करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि इम्पोर्टेंट नहीं है, सवाल बन सकता है। ठीक है, 8 अवस्थाएं कौन सी हैं, एक बार इसका अपन रीडिंग लगाते हैं। जैसे कि विश्वास बनाम अविश्वास, फिर स्वतंत्रता बनाम संदेह, या इसी का दूसरा नाम स्वायत्तता बनाम लज्जा, पहल बनाम दोष या स्वतंत्रता बनाम आत्मबल, परिश्रम बनाम हीनता, पहचान बनाम भूमिका या द्वंद्व बनाम संभ्रांति, घनिष्ठता बनाम अलगाव, उत्पादकता बनाम निष्क्रियता, ईमानदारी बनाम निराशा। यानी कि कुल 8 अवस्थाएं हैं मनोसामाजिक विकास की जो एरिक्सन हमें बताते हैं। ये टोटल 8 अवस्था हैं और इनका टाइम पीरियड यहाँ पे मैंने दे रखा है 0 से 2, 3 से 4, 5 से 6, 7 से 12, 13 से 18, 19 से 35, 36 से 55 और 55 की बात। ठीक है, तो ये एज इट जैसी यहाँ पे लिखी हुई है वैसे के वैसे आपको याद कर लेंगे और यही ऑर्डर इनका रहने वाला है। ठीक है, तो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत पे पहली बात किसने दिया, एरिक्सन में। फिर इसकी जो 8 अवस्थाएं हैं उनके नाम और उनका टाइम पीरियड, इतनी चीजें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर अपन आगे और बढ़ते हैं जिसके अंदर यूरी ब्रॉन-ब्रेनर का सिद्धांत पढ़ते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो चौथा सिद्धांत है विकास का वो है पारिस्थितिकी परक सिद्धांत, और इसमें केवल आपको इसके प्रवर्तक का नाम याद रखना। ये जो सिद्धांत है वो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, तो यूरी ब्रॉन-ब्रेनर के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। बस इतनी सी बात आपको इसमें ध्यान में रखनी है। अगला सिद्धांत हमारा आता है विकास का, वो आता है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। याद रखना, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। और इसमें जो कोहलबर्ग है वो नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं बताते हैं। 3 स्तर बांटते हैं, 3 स्तरों के अंदर बांटते हैं, प्रत्येक स्तर के अंदर 2-2 अवस्थाएं होती हैं, यानी कि टोटल 6 अवस्थाएं इसमें पाई जाती हैं। तो 3 स्तर कौन से हो जाएंगे, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और पश्चिम परंपरागत स्तर। ये तो है इसके 3 स्तर और प्रत्येक स्तर के अंदर 2-2 अवस्थाएं हैं, यानी कि टोटल जो है वो नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं हैं, इन्होंने जो है वो बांटा है। अब इनके अंदर टाइम पीरियड पूर्व परंपरागत स्तर का 4 से 10 साल हो जाएगा, परंपरागत स्तर में 10 से 13 साल और पश्चिम परंपरागत में 13 के बाद की जो अवस्थाएं होती हैं वो पश्चिम परंपरागत स्तर में आ जाएगी। पूर्व परंपरागत स्तर के अंदर 2 अवस्थाएं कौन सी हैं, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। यानी कि सबसे पहले जो है वो बालक जो शुरुआत में जैसे कि 4 से 10 साल का बच्चा है, तो वो जब स्कूल में जाता है तो वो आज्ञा का पालन करता है और दंड जो है उससे डरता है। उसको दंड से क्या लगता है, डर लगता है। मान लो उसने होमवर्क करके वो स्कूल नहीं गया और अगले दिन उसको सजा मिली, है ना, दंड दिया गया, तो अगले दिन जो है वो फिर से जब जाएगा तो स्कूल अपना होमवर्क जो है चेक करके जाएगा कि किया कि नहीं किया। तो आज्ञा एवं दंड की अवस्था जो है मतलब आज्ञा का पालन करने वाला होता है, दंड से डरता है, वो अवस्थाएं होती है। अगला जो है वो इसके अंदर दूसरी स्टेज आ जाती है, इसी के अंदर अहंकार की अवस्था। फिर जो है अगला आती है परंपरागत स्तर, जो है इसके अंदर सबसे पहले आ जाती है प्रशंसा की अवस्था। यानी कि यहाँ पे जो बच्चा जो है वो काम किसकी वजह से कर रहा था, डर की वजह से, कि मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे स्कूल में मारेंगे, है ना, काम नहीं करके जाऊंगा तो स्कूल में मारेंगे, दंड की वजह से काम कर रहा था। जबकि यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रशंसा की अवस्था, यानी कि वो काम करके जाएगा, स्कूल में शाबाशी मिलेगी, उसे एक उत्तम लड़का या अच्छी लड़की की जो है वो दर्जा दिया जाएगा, तो वो प्रशंसा को जो है वो बहुत महत्व देता है, इसे कहते हैं प्रशंसा की अवस्था। और फिर आती है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, यानी कि समाज के अंदर जितने भी आदर्श हैं, समाज के जितने भी रीति रिवाज हैं, वो उनको बिल्कुल बड़ा फॉलो करता है, तो वो होती है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान।
फिर आती है पश्च परंपरागत स्तर के अंदर सामाजिक समझौते की अवस्था और विवेक की अवस्था। विवेक मतलब वो अपने निर्णय के अनुसार काम करता है, चाहे वो समाज के लिए सही हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं, यानी कि विवेक की अवस्था को वो प्राप्त कर लेता है। तो ये सारी की सारी अवस्थाएं किसकी हो जाएगी, नैतिक विकास की अवस्थाएं हो जाएगी। सिंपल सी बात है। सबसे पहले पारिस्थितिकी परक सिद्धांत किसने दिया, यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर, नाम याद रख लेंगे। उसके बाद में जो है हमको ये देखना है कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। तो नैतिक विकास सिद्धांत किसका है, कोहलबर्ग। आगे नैतिक विकास सिद्धांत और एक आएगा जिसको अलग मनोवैज्ञानिक देते हैं, तो एक ही सिद्धांत को दो मनोवैज्ञानिक दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको वहां पे लिखा हुआ मिलेगा लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। तब आपको ये चीजें सोचनी है कि इसके अंदर 6 अवस्थाएं थी, 3 स्तर थे, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, पश्च परंपरागत, जिसके अंदर 6 अवस्था, आज्ञा एवं दंड की अवस्था, अहंकार की अवस्था और ये, ठीक है। तो ये आपको उस हिसाब से सोचना है। तो अभी तक मैंने जितने भी आपको सिद्धांत बताए उसके प्रवर्तक आपको ध्यान रखने हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसका हो जाएगा, एरिक्सन का हो जाएगा, पारिस्थितिकी परक सिद्धांत यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर का हो जाएगा, और आपका नैतिक विकास सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग का हो जाएगा, ठीक है। ये 5 सिद्धांत अभी तक अपन पढ़ चुके हैं, 2-4 और हैं, उसको अपन पढ़ देते हैं। अब अपन जीन पियाजे के 2 विकासात्मक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। एक देते हैं जीन पियाजे नैतिक विकास का सिद्धांत, और दूसरा देते हैं जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यानी कि दोनों याद रखना, नैतिक विकास सिद्धांत भी जीन पियाजे देते हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग भी देते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। और इसके अलावा जीन पियाजे नैतिक विकास सिद्धांत के अलावा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत भी देते हैं, ठीक है। तो अपन इनके बारे में अगर देखें तो नाम तो पहले पता चल गया कि जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत है। इसमें ये 2 अवस्थाएं बताते हैं नैतिक विकास की, 2 अवस्थाएं को, जैसे कि लॉरेंस कोहलबर्ग उसमें 6 अवस्थाएं बताते हैं, 3 स्तर 6 अवस्थाएं, वैसे ये 2 अवस्था बताते हैं कि एक होती है परायत नैतिकता की अवस्था और दूसरी होती है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। परायत नैतिकता की अवस्था 2 से 8 वर्ष तक और स्वायत्त नैतिकता की अवस्था जो है वो 9 से 11 वर्ष तक, ठीक है। उसके बाद में जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, इसके अंदर ये 4 अवस्थाएं बताते हैं। संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल, स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 के बाद। तो ये इनकी अलग अलग अवस्थाएं हैं, इनका टाइम पीरियड अपन को ध्यान में रखना है, जैसे कि अपन पीछे से पढ़ते आ रहे हैं उसी सीक्वेंस में पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब कुछ शब्द है जैसे कि जीववाद यानी कि एमिनिज्म, स्कीमा, अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन, तो ये जो शब्द है ना, ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित शब्द हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, आपसे पूछ लें तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये शब्द जो है वो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो जीन पियाजे ने दिया उससे संबंधित है। उसके बाद एक चीज मैंने यहाँ भी लिखी है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कौन है, जीन पियाजे हैं। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के आप अपने दिमाग में रखें कि जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक माना जाता है, ठीक है। तो जीन पियाजे के 2 सिद्धांत हैं, एक नैतिक विकास का सिद्धांत जिसमें 2 अवस्थाएं, परायत नैतिकता की अवस्था, स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, और उनका टाइम पीरियड आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आता है जिसके अंदर 4 अवस्थाएं वो देते हैं। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं, ठीक है। तो ये जो है वो जीन पियाजे के 2 सिद्धांत आपको दिमाग में रखने हैं। अब अपन के 2 सिद्धांत और बचे हुए हैं जिनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं, एक तो वाइगोत्स्की का और एक आपका नोम चॉम्स्की का। तो पहले आप इनको लिख लीजिए, फिर उन दोनों को अपन पढ़ लेते हैं। चलो अगला अपना नोम चॉम्स्की का भाषा विकास सिद्धांत। याद रखना, भाषा विकास सिद्धांत नोम चॉम्स्की ने दिया। सबसे पहले तो यही याद रख लेना। उसके बाद में इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने भाषा को सीखने के लिए, नोम चॉम्स्की ने भाषा को सीखने के 2 नियम बताए, एक सतही संरचना यानी कि एस स्ट्रक्चर और एक गहरी डीप यानी कि डीप स्ट्रक्चर हो जाएगी। सतही संरचना मतलब एक बालक बोलता है, लिखता है, पढ़ना है, तो वो एक सतही संरचना होती है, जबकि उसको विचार करना, चिंतन करना, तर्क करना, अवधारणाएं देना, वो उसकी क्या होती है, गहरी संरचना के अंतर्गत आती है। और ये चीज अपन भी समझ सकते हैं इनको कि विचार करना, चिंतन करना ये गहरी गहरी संरचना के अंतर्गत आती है, जबकि बोलना, लिखना, पढ़ना ये एक सरफेस स्ट्रक्चर है। अब इसमें ये लिखा गया है कि बालक में भाषा को ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात से ही होती है। इसे भाषा अर्जन तंत्र या एलईडी कहा जाता है, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। तो भाषा अर्जन तंत्र आपको ध्यान में रखना है। भाषा को ग्रहण करने की प्रवृत्ति एक बालक में जन्मजात होती है, जन्म से ही भाषा को वो ग्रहण करना सीख जाता है। भाषा को सीखने के 2 नियम, एक एस स्ट्रक्चर, एक डीप स्ट्रक्चर, दोनों आपको ध्यान में रखनी है। सरफेस स्ट्रक्चर, डीप स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। तो ये नोम चॉम्स्की का भाषा विकास सिद्धांत हो गया। उसके बाद आता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, वाइगोत्स्की देते हैं।
इसके अंदर अपन को कुछ शब्द ध्यान में रखने हैं, जैसे कि हमने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में रखे कि स्कीमा, अनुकूलन, ये जो चीजें होती है जीववाद, वो उससे संबंधित है। वैसे ही ये कुछ शब्द हैं जैसे कि स्कैफोल्डिंग यानी कि मचान, एमक्यू यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, अन्य से अधिक ज्ञानी, जेपीडी यानी कि समष्टि विकास का क्षेत्र। तो ये इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको सिखाने के लिए इनके कुछ विचार हैं, कुछ शब्द हैं जिनके बारे में अपन को ध्यान में रखना है कि ये आपके वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे के सारे जितने भी सिद्धांत है, 9 सिद्धांत हमने विकासात्मक के अंदर पढ़े। विकास के जो 9 सिद्धांत हैं उनके बारे में टू द पॉइंट अपन ने बात की, इधर उधर की बातें ज्यादा नहीं की, जितना अपन याद रख सकते हैं उतना ही हमने किया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ी सी क्लास के अंदर इधर उधर की चीजें आपको लग रही होगी बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। क्रीम मटेरियल आपके सामने मैं लेके आया हूँ, इनको बस आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, 3-4 बार इनको बस देखोगे ना तो भी आपकी ये दिमाग में कहीं कहीं सेट हो जाएगी। ठीक है, तो टेंशन लेना नहीं है, अपन को बस जो जो चीजें मैं बताता जा रहा हूँ उनको आप नोट करिए और दिन में कभी भी टाइम मिले 10-15 मिनट तो उनके अपने आंखों के सामने से निकालते जाइए, ताकि जो है वो आपका ये काम जो है साइड में होता रहे। ठीक है, तो मनोविज्ञान इतना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और डिफिकल्ट है भी तो अपन को कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, अपन को बस इतना करना है कि अपन 60-70% तक सवाल अटेंड कर पाए, छोड़ नहीं जाए। ठीक है ना, तो इतना अपन को ये करना है, इतना मुझे पूरा विश्वास है कि अपन मैं जो आपको मैटर दे रहा हूँ उसमें से आप 60-70% के आसपास आराम से कर लोगे। ठीक है, तो बिना किसी हिचकिचाहट के आप ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको पढ़ते जाइए, रिवाइज करते जाइए बार बार, और हो सकता है आगे मैं और क्लास लाऊं, अगर होगा तो, नहीं तो फिर अभी तक जितनी क्लासें हैं उनको आप देखते जाइए, और बाकी आपके पास और कोई सोर्स है तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि साइंस वाले बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि साइंस वाले बच्चे ज्यादा जोर किस पे देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, राजस्थान जी के उन पे देंगे, वहां पे वो स्कोर कर पाएंगे। इन सारी चीजों को अगर उलझ के रह जाएंगे तो मतलब बहुत बड़ी चीजें हैं ये, अपन इनको इतना नहीं करना है जितना कोई मतलब जो थर्ड ग्रेड वगैरह की तैयारी करते हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, उतना अपन को करना नहीं है। अपन को नॉर्मल जो है वो चीज़ें देखनी है ताकि अपना जो है वो काम निकल जाए। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। और ये हमने बाल विकास जो चैप्टर लगता है मनोविज्ञान को, एक बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत बड़ा वेटेज वाला चैप्टर है, उसको फिनिश किया है बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, और आपके जितने भी दोस्त हैं जो लेवल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उनके भी काम आ जाए। ठीक है, धन्यवाद।